ये कहानी एक शहर से शुरू होती है जो गड़बड़ की तरह दिखता है। हर जगह टूटे हुए इमारतें और मलबा है। संक्षेप में, यह एक आपदा के बाद का सामान्य दृश्य है। एक लड़का गहरी सांस लेता है जब वह मलबे में चलता है। किसी का पीछा करना वैसे ही परेशान करने वाला है, और अब वह मूर्ख खुद को खा लिया गया। उसकी नजरें उन राक्षसों पर पड़ती हैं जो उस बेचारे पर दावत कर रहे हैं। खैर, उसे वापस लाने की परेशानी से बचा लिया। राक्षस अपनी चमकती आंखें उस पर घुमाते हैं। एक सिस्टम अलर्ट उसे चेतावनी देने के लिए पॉपअप होता है। जैसे ही राक्षस हमला करते हैं, वो झपकता भी नहीं। कुछ सही ढंग से लगाए गए वार, और वे मर चुके होते हैं इससे पहले कि वे समझ पाते कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। थोड़ी देर बाद एक बंद सुविधा के बाहर धातु के गेट पर जोरदार बेसब्र खटखटाहट गूंजती है। जंग युन, एक हार्ड मोड खिलाड़ी, इसे खोलता है और लड़के को वहां खड़ा पाता है जो हमेशा की तरह उदासीन दिख रहा है। लड़का चाहता है कि वह खोज मिशन के लिए किसी और को ढूंढे, लेकिन जंगुन का ध्यान उस व्यक्ति पर है जो पहले भाग गया था। यह सुनकर वह ठिठक जाता है जब लड़का बताता है कि वह आदमी मर चुका है। यह और भी बुरा है क्योंकि वह आदमी एक हार्ड मोड खिलाड़ी था। जंगुन उस जानकारी को समझने की कोशिश करता है और लड़का बताता है कि ए रैंक के राक्षस उस पर दावत कर रहे थे। अब जंगुन चिंतित है क्योंकि अगर वे आसपास हैं तो उन्हें तुरंत निपटाया जाना चाहिए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़के ने पहले ही उन्हें मार दिया है। अब उसे सिर्फ खाने के लिए कुछ ढूंढना है। हालांकि जंगुन अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि यह लड़का कांग ताइसिन, जो एक आसान मोड प्लेयर है, ऐसी चीजें संभाल रहा है जो उसके लिए असंभव होनी चाहिए। यह न सिर्फ असामान्य है बल्कि बिल्कुल बेतुका है। यहां तक कि नॉर्मल मोड प्लेयर भी बमुश्किल अपनी जान बचा पा रहे हैं, और फिर भी यहां हमारा लड़का है ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे यह बस एक और मामूली असुविधा है। अब वे कैफेटेरिया में हैं और मुख्य किरदार अपने खाने, जो आलू है, को घूरता है। फिर से दूसरी ओर जंगुन खुशी खुशी खाता है और पूछता है कि हमारे नायक ने फसल काटने की बुनियादी बातें क्यों नहीं सीखी। हमारे लड़के, जिसने आसान मोड से शुरुआत की, के पास एक सरल उत्तर है। उसे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि खाना हमेशा आसानी से उपलब्ध था। जंगगुन के एक और व्याख्यान शुरू करने से पहले बाहर शोर उठता है। किसी ने भूल भुलैया साफ कर दी है। जंगगुन समस्या को मुख्य किरदार पर डाल देता है और ठीक उसी समय कोई पुकारता है उसके लिए। कैफेटेरिया टेंट से बाहर निकलते ही हमारा हीरो एक आदमी को देखता है जो अपना होश खो बैठा है और जोर देकर कहता है कि यह सब एक तरह का मजाक है। एक आदमी उसे चीजें समझाने की कोशिश करता है और उसे शांतिपूर्ण ढंग से आश्वस्त करता है कि हाँ, ये उनका ग्रह है, हाँ, चीजें बदल गई हैं, और नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति इसे नहीं मान रहा है। इसके बजाय वह उस गरीब आदमी को घूंसा मार देता है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। हमारा लड़का जंगुन की ओर मुड़ता है जो अपने आलू को देख रहा है। जब वह वापस आएगा तो स्पष्ट कर देता है कि अगर आलू गायब हुआ तो जंगुन को कभी भी दूसरा भोजन नहीं मिलेगा। फिर आखिरकार वह उस आदमी से बात करता है जो हंगामा कर रहा है। यह एक आम प्रतिक्रिया है। खिलाड़ी जो भूल भुलैया में फंसे होते हैं वापस लौटने पर अक्सर अपना आपा खो देते हैं और यह स्वीकार नहीं कर पाते कि चीजें कितनी खराब हो गई हैं। मिला, और यह व्यक्ति ली चांगचुन उस सूची में सिर्फ एक और नाम है। चूंकि तर्कसंगत स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगा, इसलिए एमसी अगला सबसे अच्छा विकल्प चुनता है और उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। चांगचुन हमारे नायक को उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो कम्युनिटी बोर्ड पर बहुत लिखता है, लेकिन उसके साथ लड़ाई सुनने में मजाक लगती है क्योंकि वह यह मान बैठता है कि उसके पास बढ़त है। आखिरकार हमारा लड़का एक आसान खिलाड़ी है। दूसरी ओर एमसी परवाह नहीं करता, बहस नहीं करता। वह बस शर्तें तय करता है कि अगर चांगचुन जीतता है तो वह जो कल्पना करना चाहे कर सकता है, लेकिन अगर वह जीतता है तो चांगचुन को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। चांगचुन हमारे लड़के की बातों को नजरअंदाज करता है और अपनी क्षमताओं को सक्रिय करता है, अपनी हमला शक्ति बढ़ाता है और एक विनाशकारी वार करने की तैयारी करता है। हमारा नायक लड़ाई शुरू होने से पहले उसकी ताकत की तारीफ करता है। फिर चांगचुन झपटता है। एक विस्फोट के बाद जमीन हिलती है, लेकिन जब धूल बैठ जाती है हमारा लड़का बिना किसी नुकसान के वहां खड़ा होता है। चांगचुन को नहीं पता कि अभी क्या हुआ है। इससे पहले कि वह इसे समझ पाए, एमसी शांति से चांगचुन की तलवार को उसके कंधे से निकालते हैं और एक जोरदार मुक्का लगाते हैं। चांगचुन खुद को बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास में अपनी रक्षा क्षमता को सक्रिय करते हैं और नुकसान को आधा कर देते हैं। वह आत्मविश्वास महसूस करता है और जवाबी हमला करने की तैयारी करता है, जब तक कि हमारा नायक फैसला करता है कि वह खेलना बंद कर चुका है। चारों तरफ वह अपने हमले को कई गुना बढ़ा देता है और सारी रक्षा को पार कर चांगचुन के सिर पर सीधा एक घूंसा मारता है। प्रभाव विनाशकारी है। उनके नीचे की जमीन फट जाती है और चांगचुन को भयंकर चोट लगती है, लेकिन जमीन में घूंसा खाने के बाद भी चांगचुन अपनी अस्वीकार्यता से चिपके रहते हैं। आंसू उनके चेहरे पर बहते हैं, जबकि वे वही बात बार बार दोहराते रहते हैं कि अगर उसे पता होता कि उनका ग्रह ऐसा होगा तो उसने कभी भूल भुलैया साफ नहीं की होती। उसे दोष देना मुश्किल है। एक बार उनका ग्रह सामान्य था, फिर आकाश फटा और राक्षस अंदर आने लगे। मानवता को विकल्प दिए गए, आसान, सामान्य, कठिन या अकेले मोड़। जो खिलाड़ी भूल भुलैया में प्रवेश करते थे वे केवल तभी लौट सकते थे जब उन्होंने इसे पार कर लिया हो, और अब जिस दुनिया में वे लौटे हैं वो मुश्किल से टिक पा रही है। एमसी सहमत है कि यह दुनिया बेकार है, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि यह उनके पास बची हुई एकमात्र है। जंगुन एमसी की क्षमताओं की बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन हमारा लड़का ज्यादा परवाह नहीं करता। उसके लिए चांगचुन बाकी की तरह ही एक कमजोर इंसान था। हालांकि जंगुन यह जानने के लिए बेताब है कि वह इतना मजबूत कैसे हो गया, लेकिन हमारे नायक के अनुसार इसमें कुछ खास नहीं है, बस केवल कड़ी मेहनत, काम। इससे पहले कि वे एमसी की अद्भुतता के बारे में बात करना जारी रखें, एक जोरदार आवाज इस पल को तोड़ देती है। जंगुन सोचता है कि क्या यह कोई दूसरा खिलाड़ी है, लेकिन हमारा लड़का पहले से ही जानता है कि यह ली ताइयोन है। बाद में जब वह कमरे को देखता है तो हमारा नायक सजावट को नोटिस करता है। दुनिया राक्षसों द्वारा नष्ट हो रही है, फिर भी किसी के पास इंटीरियर डिजाइन का समय है।
लेकिन वह पूरी तरह से जानता है कि इस सारी तबाही के बीच चीजों को एकदम सही कौन रख सकता है। अकेले मोड़ को साफ करने वाले एकमात्र व्यक्ति से मिलने पर वह सुझाव देती है कि वह कोई शौक ढूंढे। वह इसे यह कहकर टाल देता है कि वह इसके बारे में तब सोचेगा जब वह व्यस्त नहीं होगा, जैसे कि सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। अभी वह यह जानने में अधिक दिलचस्पी रखता है कि उसने उसे क्यों बुलाया। तायोन सीधे काम की बात करती है। उसने सुना कि उसने उस दिन एक हार्ड मोड खिलाड़ी को अनुशासित किया। वह अजीब है क्योंकि वह एक आसान मोड खिलाड़ी है। वह अपनी स्थिति विंडो खोलती है जिसमें उसका स्तर 250 से अधिक है। ठोस स्वास्थ्य के साथ साथ मना और असाधारण आक्रमण और रक्षा आंकड़े भी हैं। उनमें से अन्य मूल रूप से वह एक चलती फिरती किला है, और फिर भी उस अधिक शक्तिशाली स्थिति पत्र में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो डर की ओर इशारा करता है। हमारा लड़का जानता है कि वह दिखावा कर रही है, लेकिन जैसा भी हो वह अपने आंकड़े दिखाता है जिसमें 50 से थोड़ा अधिक का स्तर है, अच्छी सेहत और मना है, और जाहिर है वह शीर्ष स्थिति में है। तायोन एक नजर डालती है और स्पष्ट रूप से कहती है वह है कमजोर। वह देख सकता है कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। अब भूल भुलैया और इसके 4 कठिनाई मोड्स के बारे में कुछ व्याख्या पर चलते हैं। एक बार जब खिलाड़ी इसे साफ कर देते हैं तो उनकी वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि कठिनाइयों के बीच शक्ति का अंतर अत्यधिक होता है। हार्ड मोड खिलाड़ी के आंकड़े मुख्य चरित्र के मुकाबले 10 गुना अधिक होते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी उससे एक भी वार नहीं सह सकता। कारण है उसकी क्षमताएं। तायोन यह दावा जांचने का निर्णय लेती है। बिल्कुल सही निशाना लगाकर वह हमला करती है, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसका हमला उसके पीछे की दीवार को तहस नहस कर देता है। हमारा नायक पल भर के लिए भी नहीं झपकता और हमले को बेअसर कर देता है, जैसे यह हल्की हवा हो। तायोन के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं कि उसकी क्षमता सेट है। पागलपन। 200 से अधिक क्षमताएं जो सभी भूल भुलैया को पूरी तरह से खोजने से प्राप्त हुई हैं। उसे इसका पछतावा है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी नजर में अभी देर नहीं हुई है। फिर भी वह उसको श्रेय देती है जहां यह बनता है, और मानती है कि अगर उसने अकेले मोड़ खेला होता तो शायद वे जीत सकते थे। हालांकि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी क्षमताएं भले ही दिव्य स्तर की हों, लेकिन उसकी अधिकांश क्षमताएं उसके आंकड़ों पर निर्भर करती हैं, जिसका मतलब है कि वह उनमें से आधे को भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकता है। मुख्य किरदार निश्चित रूप से पिछली पछतावे की परवाह नहीं करता। वह सीधे मुद्दे पर आते हुए उसकी स्काउटिंग मिशन के बारे में पूछता है। वह उसे जानकारी देती है कि एक और लहर शुरू होने वाली है। हमारा लड़का जानता है कि इसका मतलब है पूरी और पूर्ण आपदा। पहली लहर ने राजधानी को नष्ट कर दिया, दूसरी ने आधे हार्ड प्लेयर्स को मिटा दिया, तीसरी लहर तक मानवता मुश्किल से एक ही शहर में रह गई थी, और अब चौथी लहर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह दुश्मन की संख्या के बारे में पूछता है। 2 एस रैंक के राक्षस, दर्जनों ए रैंक, सैकड़ों बी रैंक और एक दूत। वह चुप हो जाता है। यहां तक कि ताइवान भी मुश्किल से एक एस रैंक को संभाल सकता है, और उनके पास ए रैंक्स का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत खिलाड़ी नहीं है। जहां तक दूत की बात है वह इस रैंक से ऊपर है। संक्षेप में वे मारे गए, लेकिन तायोन पीछे हटने से इनकार करती है। वह चाहती है कि हमारा हीरो एस रैंक के राक्षसों का ख्याल रखे। वह तुरंत समझ जाता है कि वह उसे आत्मघाती मिशन पर भेज रही है, पर वह गलत नहीं है। अगर वह प्रेरित से लड़ती है तो केवल हमारे लड़के को ही इससे निपटना पड़ेगा। एस रैंक। वो शिकायत करता है कि उसे इस बकवास के लिए कितना कम भुगतान किया जाता है, और दूसरों को चेतावनी देने के लिए मुड़कर चला जाता है, लेकिन तायोन उसे रोक देती है। उसकी नजर में अगर किसी और को पता नहीं चलता है तो यह बेहतर है। हालांकि हमारा नायक वही विचार नहीं साझा करता है और चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है वह अपने हाथ में एक पत्थर जैसी चीज पकड़ती है और खुद को कायर कहती है। बाहर चुंगेन पहले ही अपनी किस्मत स्वीकार कर चुके हैं और आह बढ़ते हैं। बाकी खिलाड़ी ऐसे रो रहे हैं जैसे ये उनके ग्रह पर आखिरी दिन हो। जो सच कहें तो शायद यह वैसे ही हो। जंगन कम से कम इसे अच्छे से ले रहा है। वह और हमारा लड़का आपसी समझ का एक पल साझा करते हैं कि यह एक आपदा होने वाली है, लेकिन वे दोनों चांगचुन के लिए खेद महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते। लेकिन ईमानदारी से कहें, एमसी को यहाँ सबसे खराब सौदा मिला, और जुंगन इसे भी समझता है। अगर बाकी में उसकी ताकत का आधा भी होता, शायद वे अभी कयामत के द्वार पर खड़े नहीं होते। और कयामत की बात करें तो गरज की आवाज आती है और द्वार खुलता है। अंदर से राक्षस बाहर निकलते हैं। जंगीन हमारे हीरो को विदाई देता है और उम्मीद करता है कि उसे परलोक में देखेगा, लेकिन हमारे लड़के के पास भावुक बातों के लिए समय नहीं है। वह आसमान में कूद जाता है और युद्ध के मैदान का निरीक्षण करता है। नीचे अपनी सिस्टम विंडो के माध्यम से वह एस रैंक के राक्षसों को देखता है। जैसे ही वह उतरता है वह अपने मानसिक स्थिति का आकलन करता है ताकि वह अपनी समझदारी न खो दे। आखिरकार उसके भीतर एक अजेय शक्ति निवास करती है और वह इसे खुला करने वाला है। एमसी अपने सामने एस रैंक के राक्षसों को देखता है, उम्मीद करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि वे रक्षा प्रकार के ना हो, लेकिन उसकी स्काउट क्षमता सबसे बुरी पुष्टि करती है। मशरूम के आकार वाला एक रक्षा प्रकार का है जिसका स्वास्थ्य स्तर अत्यधिक उच्च है। वह चीज जमीन में अपने आप को गाड़ लेती है और हमारे लड़के को घूरती है जैसे उसे चुनौती दे रही हो। हमारा हीरो जानता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी उस चीज को थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकता है, लेकिन उसकी शक्ति इसे संभव बनाने के लिए बहुत अधिक है। तो वह अपना ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे को देखता है जो एक टेंटिकल मॉन्स्टर है, एक लंबी दूरी का हमलावर है और अच्छे स्वास्थ्य वाला है, लेकिन फिर भी प्रबंधनीय है, कम से कम इन सिद्धांत। वह आगे बढ़ता है और इसके टेंटिकल्स को काटता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके हमले उतने प्रभावी नहीं हैं। इसलिए वह योजना बी पर जाता है और सीधे सिर की ओर बढ़ता है। वह राक्षस की ओर झपटता है, लेकिन ऊर्जा के हमले से प्रभावित होता है। वह इसे निरस्त कर देता है, लेकिन इस चीज की कोई कूल डाउन अवधि नहीं है। उसे अच्छी तरह से पता है कि वह हमेशा के लिए बच नहीं सकता, इसलिए उसका एकमात्र उपाय उसके हमलों का पूर्वानुमान लगाना है। लेकिन जितना अधिक समय वह उन्हें समझने में लगता है, उसकी संभावनाएं उतनी ही खराब होती जाती हैं। वह तेजी से बढ़ते हुए तंबुओं को चीरता है और सीधे राक्षस पर हमला करता है। उसकी निरस्त्रीकरण उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन राक्षस इसे अच्छी तरह नहीं ले रहा है और गुस्से में तड़पता है। इससे पहले कि वह हमला कर सके, वह देखता है कि मशरूम राक्षस दूसरे राक्षस की रक्षा कर रहा है। दुर्भाग्य से उनके लिए हमारा लड़का मूर्ख नहीं है।
वह रक्षा राक्षस पर हमला करता है और एक मजबूर द्वंद्व सक्रिय करता है। एक चमकदार रक्षा राक्षस के चारों ओर एक काला घेरा बनता है और अगले 1 मिनट के लिए केवल वही हमारे हीरो पर हमला कर सकता है। लंबी दूरी का राक्षस हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन नियम तो नियम है। अगर तायोन यहाँ होती तो हमारा हीरो अनुमान लगा सकता था कि वह शायद रक्षा प्रकार को पूरी तरह से नजरअंदाज करके सीधे हमलावर पर जाएगी। यही वह विलासिता होती है जो किसी के पास असाधारण आंकड़े और पौराणिक उपकरण होने पर मिलती है। लेकिन एमसी के लिए वह जानता है कि इन चीजों में से एक भी प्रहार उसे तेज डिलीवरी के साथ परलोक भेज सकता है। इसलिए वह वही करता है जो उसे करना होता है। वह अपनी नियुक्त स्किल रीसेट का उपयोग करता है, जिसे वह पूरे महीने फिर से उपयोग नहीं कर पाएगा। वह अपने हमले की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और अपनी सारी ताकत रक्षा राक्षस पर झोंक देता है, लेकिन फिर भी इसका कोई खास असर नहीं हो रहा है। फिर वह अपने हमले को कॉपी करता है ताकि शक्ति को दुना कर सके। प्रभाव: एक भारी विस्फोट होता है और अंततः मशरूम राक्षस गिर जाता है। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि टेंटाकल राक्षस तुरंत पलटवार करता है और एक भयंकर प्रहार करता है। हमारा लड़का मुश्किल से खुद को बचा पाता है और अपनी अंतिम रक्षा सक्रिय करता है, जो है हमला निष्प्रभावी करना। कुछ कीमती सेकंड के लिए उस पर आने वाला सारा नुकसान शून्य हो जाता है। राक्षस उसे अपने द्वारा कुचलने की कोशिश करता है, उसके साथ टेंटिकल। लेकिन हमारे नायक को पता है कि अब उसे बस बचना और हमला करना है, जो कि आसान है सिवाय एक छोटे से मुद्दे के। उसका मनाबार इस बिंदु पर लगभग एक रेगिस्तान है और अब उसे इस लड़ाई को खत्म करना है, हमला करके और उम्मीद करते हुए कि सर्वश्रेष्ठ। लड़ाई जारी है। हर प्रहार से राक्षस की शक्ति कम हो रही है। मुख्य पात्र लगातार प्रहार करता रहता है। फिर कुछ क्लिक, उसका दिमाग और शरीर पूर्ण समन्वय में हो जाता है और अचानक उसके पास किसी चमत्कार जैसा शक्ति आ जाती है। एक आत्मा कौशल उसके अस्तित्व में अंकित हो जाता है और उसकी आत्मा हमलों को बढ़ावा देता है। लेकिन प्रणाली बताती है कि चूंकि वह अब भूल भुलैया के अंदर नहीं है, कौशल सील कर दिया जाता है। हालांकि उसके पास इस पर गुस्सा होने का समय नहीं है। अभी वह सिर्फ चाहता है कि सिस्टम चुप हो जाए और उसे अपना काम खत्म करने दे। राक्षस दर्द से कराता है, लेकिन हमारा लड़का सहानुभूति के बारे में नहीं सोचता। आखिर में एक अंतिम वार के साथ वो उसे उसके कष्टों से मुक्ति दे देता है। सिस्टम पॉप अप होता है और बड़बड़ाता है कि हर क्षेत्र के देवताओं को उसकी उपलब्धि पर आश्चर्य होता है। ये सब अच्छा है, और पर जब वह लगभग राक्षस का भोजन बन रहा था, तब उनकी दैवीय हस्तक्षेप कहाँ थी। उसे यह भी नहीं पता कि वह कितने समय से लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे 1 महीना हो गया हो। उसके आंकड़े कम हैं, लेकिन वो खुद को मजबूर करता है। आगे शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि हर जगह शव, मलबा और विनाश है। और लाशों के बीच वह उन तथाकथित हार्ड मोड खिलाड़ियों को देखता है जो सारा समय डींग मारने में बिताते थे, और वह जो इजी मोड का खिलाड़ी है अब भी खड़ा है। फिर उसने यंगुन को देखा जो मर चुका है, और न केवल वह बल्कि तायोन, सबसे मजबूत इंसान जो अकेले मोड को एकमात्र पूरा करने वाला था, भी चला गया है। भी इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, कुछ घिनौना तायोन के शरीर की ओर बढ़ता है। एक प्रेरित। वह उपहास करता है और हमारे नायक को मारने की धमकी देता है, लेकिन मुख्य पात्र इस बकवास के लिए बहुत थका हुआ है। वह प्राणी को घूरता है और उसकी थकान मुश्किल से उसकी घृणा को छुपा पाती है। फिर अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ वह हमला करता है। प्रेरित एमसी के पास आता है और एक जबरदस्त ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो उसके शरीर को भेदती हुई उसे उड़ा देती है। जैसे ही हमारा लड़का जमीन पर गिरता है, उसे पता है कि यह अंत है। सिस्टम इसकी पुष्टि करता है और अपडेट करता है कि उसका स्वास्थ्य 0 पर है, लेकिन उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह मरने देने के बजाय सिस्टम उसे 1 मिनट और जीवित रखने का फैसला करता है। हमारा गरीब नायक अपनी कमर के नीचे कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि प्रचारक भी जानता है कि वह असल में पहले से ही मर चुका है और बस समय के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। उसे पछतावा होने लगता है कि उसे आसान रास्ता लेने के बजाय सामान्य मोड़ चुनना चाहिए था। दूर बिजली कड़कती है और राक्षस करीब आ रहा है। वह जमीन पर अपनी उंगलियों को खुरचता है और बाकी खिलाड़ियों को कोसता है, उन प्रतिभाओं पर जो सामान्य और कठिन मोड़ चुनते हैं, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत बनाने की परवाह नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर चिल्लाने से उसकी पसंदें जादुई रूप से बदल जाएंगी। वह हार मान लेता है और अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर उसकी नजर एक चीज पर जाती है। तायोन के हाथ में एक पत्थर है जो हल्का सा चमक रहा है। वह अपने टूटे हुए शरीर को उसकी ओर घसीटता है और प्रेरित के बढ़ते क्रोध को अनदेखा करता है। अंतिम उपाय के रूप में वह अपनी अंतिम कौशल को सक्रिय करता है ताकि 100 मीटर के दायरे में सब कुछ 2 मिनट के लिए रुक जाए। सब कुछ स्थिर होने पर वह उस पत्थर तक पहुंचता है जिसे ऑन्ड्रोबोरस का गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है, एक दिव्य कलाकृति जो एक व्यक्ति के लिए समय को एक बार के लिए उलट सकती है। वह इसे मजबूती से थामता है और देखता है कि कैसे राक्षस अंततः आकाश को तोड़ देता है। रोशनी उसे घेर लेती है और अगले ही पल वह खुद को एक बच्चे के रूप में उसके सामने खड़ा पाता है, बस मौजूद रहने के लिए डांटा जा रहा है। उसके माता पिता हमेशा उसे एक पंचिंग बैग की तरह मानते थे और उसकी आत्मा को कुचल दिया, जब तक कि उसने वास्तव में विश्वास नहीं कर लिया कि वह बेकार है। उस विश्वास ने उसे आसान चुनौतियां चुनने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसे बेहतर पता है। वह अपनी जर्जर अपार्टमेंट में जागता है। सबसे पहले वह अपना फोन उठाता है और तारीख देखता है, जो साल का आखिरी दिन है। उसे एहसास होता है कि वह सचमुच समय में पीछे चला गया है। फिर वह इस एहसास को समाने देता है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, दुनिया जल उठेगी, लेकिन अभी के लिए उसके पास एक पिज्जा है जिसका वह आनंद उठा सकता है। वर्षों तक बेस्वाद आलू और जो भी दानव मांस वह खा सकता था, उस पर जीने के बाद यह चिकना चीजी मास्टरपीस एक 5 सितारा भोजन जैसा महसूस होता है। जैसे ही वह खत्म करता है, उसके विचार उस कलाकृति की ओर मुड़ते हैं जो तायोन के पास थी, और उसने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। जो तायोन वह जानता था, वह तब तक आधा ग्रह पार कर चुकी होती जब चीजें बिगड़ती। वह बालकनी पर कदम रखता है और उसका फोन स्क्रीन अंधेरे में चमकता है, क्योंकि आधी रात तक कुछ ही मिनट शेष हैं।
नीचे की सड़कें लोगों की चहल पहल से भरी हुई हैं, जो उत्साह से उलटी गिनती करते हुए संदेश भेजते और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, इस बात से अनजान की क्या भयावहता आने वाली है। तभी आसमान में हल्की दरारों से रोशनी की लकीरें उभरती हैं। लोग इसे किसी अगले स्तर की आतिशबाजी का प्रदर्शन मानते हैं, लेकिन हमारा नायक बेहतर जानता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, आकाश गरजने लगता है और एक भयंकर आकृति उभरती है। चीखें गूंज उठती हैं, जैसे अफरा तफरी आग की तरह फैल जाती है। उस समय हमारा लड़का भी डर गया था, लेकिन अब उसकी प्रशिक्षित आंखें उस प्राणी को देख रही हैं और जान चुकी हैं कि वह सिर्फ बी रैंक का है। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने और नीचे के और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के सामने उभरती है। संदेश स्पष्ट है कि आक्रमणकारी आ चुके हैं और दुनिया समाप्ति। लेकिन यह उन्हें आश्वस्त करती है कि मदद रास्ते में है। लेकिन मदद विभिन्न मोड्स के रूप में आती है, जिन्हें साफ करने पर प्रदान करती है। शक्ति उसके चारों ओर अराजकता फैलती है, जबकि मुख्य पात्र विकल्पों को देखता है। दूसरों के विपरीत उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही जानता है क्या करना है। भूल भुलैया में जीवित रहना पूरी तरह से चुने गए मोड पर निर्भर करता है। सबसे आसान मोड तो लगभग छुट्टी जैसा होता है, क्योंकि भोजन हर जगह होता है। आरामदायक विश्राम स्थल हर मोड़ पर है, और यहाँ तक कि सबसे कमजोर खिलाड़ी भी अगर वे पर्याप्त प्रयास करें तो जीत तक पहुंच सकते हैं। फिर आता है सामान्य मोड़। चीजें यहाँ कठिन हो जाती हैं, क्योंकि भोजन इधर उधर नहीं पड़ा होता है और आराम करने के लिए ज्यादा अच्छे स्थान नहीं है। लेकिन जब तक खिलाड़ी अपने दुख को हावी नहीं होने देते, तब तक वे इसे पार कर सकते हैं। कठिन, हालांकि यही वह मोड़ है जहां असली मजा शुरू होता है। खाना एक मिथक है। सुरक्षित स्थान लगभग विलुप्त हो चुके हैं और राक्षस केवल हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे खिलाड़ियों को गिराने के लिए खुद पर फेंक रहे हैं। और अंत में अकेला मोड़ है, अंतिम भयानक सपने जैसा, जिसमें कोई साथी नहीं, कोई परिचित चेहरा नहीं है, केवल राक्षसों, दुश्मनों और एनपी राशि का अंतहीन जुलूस, जो खलनायक जैसे ही हो सकते हैं। सिस्टम स्वयं खिलाड़ियों को इसे न चुनने की चेतावनी देता है जब तक कि उनके पास मौत की इच्छा न हो, लेकिन हमारा नायक इसे बिना झिझक के चुनता है। टेलीपोर्टेशन समाप्त होता है और जैसे ही वह आसपास देखता है, वह उस अजीब मिश्रित भाव को महसूस करता है जिसमें नॉस्टैल्जिया और परेशानी। वो सच में वापस आ चुका है। सामुदायिक बोर्ड, जो विभिन्न मोड्स में खिलाड़ियों के बीच एक दुर्लभ खड़ी है, पर एक व्यक्ति का पोस्ट है जिसका नाम कांग जुनहयोक है। हमारे लड़के को नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन वह आदमी चीजों को अच्छी तरह संभालता लगता है। उसे याद आता है कि कैसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने भूल भुलैया को साफ किया था, उपयोगी सुझाव साझा करते थे। वह दूसरों को शुभकामनाएं देता है और बाद में वापस जांचने का फैसला करता है। फिलहाल कुछ और है जिसकी उसे पुष्टि करनी है। वह नए एनपीसीज के बारे में टायन के साथ हुई बातचीत को याद करता है। आसान मोड़ में वे मूल रूप से रोबोट्स थे जो वही लाइनें और क्रियाएं दोहराते थे, लेकिन तायन का आग्रह था कि अकेले मोड़ में वे असली लोगों की तरह व्यवहार करते थे, जिनके पास वास्तविक विचार और स्वतंत्र गति होती थी। अगर यह सच है तो एमसी जानता है कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह देखता है कि एक आदमी वहां झपकी ले रहा है। गेट। आसान मोड़ में एक बूढ़ा आदमी था जो सिर्फ एक बोरिंग सामान्य एनपीसी था, लेकिन अब जैसे ही वह आदमी अपनी आंखें खोलता है, हमारा लड़का बता सकता है कि वह ताकतवर है, यहाँ तक कि तायन से भी ज्यादा ताकतवर। वह व्यक्ति खुद को भूल भुलैया के संरक्षक, टूटा हुआ आदमी के रूप में परिचित कराता है। उसका यह खिताब इस जगह को हराने की कोशिश करने और बुरी तरह असफल होने से मिलता है। अब उसके पास खड़े रहने और दूसरों को कष्ट में देखने का काम है। वह इस महान अवसर के बारे में बकवास करना शुरू करता है जो उनके पास है, बचाने के लिए उनके दुनिया। लेकिन हमारा नायक इस बिक्री प्रस्तुति को नहीं खरीद रहा है। उसे बेहतर पता है कि यह कोई भव्य मिशन नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक अच्छी तरह से छुपाई गई डरावनी कहानी है। शो। टूटे आदमी को एमसी की प्रतिक्रिया न होने पर भ्रम होता है। जाहिर है शांतिप्रिय दुनिया के लोगों को ऐसी स्थिति में घबरा जाना चाहिए। चूंकि हमारा लड़का घबरा नहीं रहा है, वह उसे मजे के लिए मारने के बारे में सोचता है, लेकिन अंत में नहीं करता। इसके बजाय वह महत्वपूर्ण पर आगे बढ़ता है। चीजें। भूल भुलैया में 100 मंजिलें हैं, जिनकी कठिनाई हर 10 मंजिल के बाद बढ़ जाती है। हमारे नायक को खुद ही खाने का पता लगाना होगा और सुरक्षित क्षेत्रों के लिए वह व्यक्ति मुख्य चरित्र को शुभकामनाएं देता है। इतनी ही मदद हमारे नायक को मिल रही है क्योंकि द्वारपाल और समझाने में आलसी है। हमारे लड़के को याद आता है कि ताइयान ने बताया था कि यह आदमी उसे अंदर कदम रखने से पहले लगभग मार ही डाला था, इसलिए वह समझदारी से अपनी चुप्पी बनाए रखता है। फिर टूटा हुआ आदमी एक हथियार बुलाता है और उसे हमारे नायक के चेहरे के बिल्कुल पास घुमाता है ताकि उसे परख सके, लेकिन मुख्य पात्र पलक तक नहीं झपकाता। यह आदमी को हंसाता है, जो मुस्कुराता है और कुछ गियर सौंप देता है। बस बमुश्किल साबुत चमड़े का कवच, टूटने के कगार पर एक जंग लगी तलवार और एक पुराना कंगन जो शायद सितारे सही हों तो जानवर के दांत को रोक सके। उदारता बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही द्वारपाल उसे यह नोट देते हुए विदा करता है कि उसे अपनी कौशल खुद सीखनी होगी। जैसे ही हमारा हीरो भूल भुलैया में जाता है, वह आदमी उसे जाते हुए देखता है और उसके बारे में कुछ अलग महसूस करता है। उसने पहले भी कई तथाकथित प्रतिभाओं को देखा है, जिनमें से सभी असफल हुए हैं, लेकिन वह देख सकता है कि नायक न केवल कुशल है, बल्कि उसके पास कुछ उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, सिर्फ जिद्दी इच्छा के साथ जीवित रहने की। जैसे ही हमारा लड़का आगे बढ़ता है, एक सिस्टम विंडो उसके सामने आती है और उसे भूल भुलैया की पृष्ठभूमि के बारे में बताती है। कुछ सर्वशक्तिशाली जादूगर ने इस जगह को सदियों पहले बनाया था और जाहिर है कि जो कोई भी इसे जीतता है वह एक इच्छा कर सकता है। बेशक उस बिंदु तक पहुंचना सबसे कठिन हिस्सा है। भूल भुलैया कल्पना से परे आतंक का घर है और इसमें वे जीव भरे हुए हैं जो केवल खिलाड़ियों को नष्ट करने के लिए मौजूद हैं। और फिर भी जब हमारा नायक पहली मंजिल पर पहुंचता है, जो कि अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र है जिसमें कमजोर राक्षस होते हैं, वो बस मुस्कुराता है। अंततः असली खेल शुरू होने वाला है। हमारे लड़के का मिशन पहला फ्लोर बॉस को हराकर एक रैंडम स्टेट बूस्ट पोटियन प्राप्त करना है। वहां एक छिपा हुआ पुरस्कार भी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह क्या है।
चलते हुए उसे तायन से उस दुकानदार के बारे में बात करना याद आता है जो आसान मोड़ में था। उस मोड़ में व्यापारी बस एक सामान्य विक्रेता था जिसके पास औषधियां थीं, लेकिन अकेले मोड़ में चीजें बिल्कुल विपरीत थीं। तायन ने दिखाया, उसे एक राख का ब्रेसलेट दिखाया, एक अद्भुत वस्तु जो आने वाली क्षति को आधा कर देती है। उसे यह दुकान से मिला था और वहां कई अन्य खेल परिवर्तनकारी वस्त्र थे, लेकिन उसके पास सब कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। अगर हमारा हीरो सब कुछ खरीद लेता तो वह उसे एक नौसिखिया की तरह दिखा देता। विचारों में खोया हुआ एमसी एक दरवाजे तक पहुंचता है। वह उसे खोलता है और अप्रत्याशित एनपीसी खोया हुआ राजा से मिलता है। हमारा लड़का उसे नमस्ते करता है और राजा नोट करता है कि हमारा हीरो अभी तक पूरी तरह पागल नहीं हुआ है। अपना परिचय देने के बाद हमारा लड़का दुकान के चारों ओर देखता है और कुछ उपयोगी देखने की उम्मीद करता है, लेकिन कुछ नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि खोए हुए राजा का अपने खजाने दिखाने का इरादा नहीं है। अगर वह दिखाएंगे तो पूरी पहली मंजिल उनसे भरी होगी। हमारे नायक को समझ नहीं आता कि जब वह कुछ बेचना ही नहीं चाहते तो वे वहां पर क्यों हैं। राजा गुस्से में फट पड़ता है और बड़बड़ाने लगता है कि कुछ लोगों ने उसका साम्राज्य चुरा लिया और उसे इस स्थिति में फंसा दिया। हमारे नायक के लिए यह जवाब नहीं था जिसकी वह तलाश में था। कम से कम अब वह जानता है कि उस आदमी की भी कुछ समस्याएं हैं। फिर भी अपनी कड़वाहट के बावजूद राजा पूरी तरह से अविवेकी नहीं है। वह नीचे जाने वाले रास्ते की ओर इशारा करता है और अगर हमारा नायक वहां जाकर जीवित लौट सकता है तो राजा फिर से सोचेंगे। एमसी दोबारा पूछता है कि क्या यही वास्तव में एकमात्र शर्त है। खोए हुए राजा को उसका रवैया अजीब लगता है, लेकिन वह इसकी पुष्टि करता है। पूरे भूल भुलैया की सफाई की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा जीवित रहने का अभ्यास। उस विश्वास के साथ हमारा लड़का आगे बढ़ता है, जबकि खोए हुए राजा की नजरों में हमारा नायक वैसे भी वापस नहीं आ रहा है। जैसे ही एमसी चलता है, आगे का रास्ता बिल्कुल आसान मोड़ जैसा दिखता है, जिसका मतलब है कि यह शायद सुरक्षित नहीं है। एक आवाज उसे सचेत करती है और एक बड़ी चूहा प्रकट होती है और सीधा उस पर हमला करती है। हमारा लड़का देख सकता है कि आसान मोड़ का 5वीं मंजिल का बॉस यहाँ सिर्फ एक साधारण सेवक है। चूहा उसके पैरों पर हमला करता है। हमारे हीरो को अच्छी तरह याद है कि इसकी रक्षा कमजोर है, लेकिन इसकी गति इसे लड़ाई के लिए एक बुरे सपने जैसा बना देती है। आसान मोड़ में खिलाड़ियों का एक समूह इसे थकाने के लिए एक साथ काम करता था, फिर हमला करता था, लेकिन अब मुख्य पात्र अकेला है। उसके आंकड़े खराब हैं और सच कहें तो पूरी स्थिति ही अनुचित है। यहां तक कि तायन ने एक नजर डाली और वहां से भाग गया। स्पष्ट रूप से कोई भी अकेला खिलाड़ी जिसने पहली मंजिल को पार किया वास्तव में इस महिषासुर से निपटा नहीं, लेकिन हमारे लड़के ने भूल भुलैया की इनाम प्रणाली को समझ लिया है, जिसमें खिलाड़ियों से अपेक्षा होती है कि वे वह करें जो दूसरे नहीं कर सकते, कुछ अत्यंत कठिन हासिल करें और प्रणाली एक इनाम देगी। तो हमारा हीरो अपनी तलवार को घुमाता है, लेकिन चूहा बहुत तेज है और आसानी से बच निकलता है। फिर यह झपटता है और एमसी के हाथ में अपने दांत गड़ा देता है। हमारा लड़का उसे अपनी तलवार से दूर फेंकता है और फैसला करता है कि अगर वह इसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे इसे चकमा देने की चाल चलनी होगी। वह जानता है कि चूहा किसी भी जीवित प्राणी की तरह पैटर्न होते हैं। इसकी टांग की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और इसका सीना फूलता है, जो हमले के पाठ्यपुस्तक संकेत हैं। वह इसके आंदोलन को पहले ही भांप लेता है और पहले हमला करता है। सिस्टम अपडेट करता है कि उसने चूहे को हरा दिया है और इसकी खतरों को पहचानने की क्षमता को कम कर दिया है, जिसका मतलब है कि चूहे का छोटा सा दिमाग अब और भी बेकार हो गया है। हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि चूहा ऊंचा नहीं कूद सकता, इसलिए यह संभवतः उसके अग्रभाग पर हमला करेगा। जैसा कि उम्मीद थी, चूहा उसके हाथ की ओर झपटता है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार घोंप देता है। लड़ाई को एक निर्णायक अंत तक पहुंचाता है। प्रहार। लड़ाई खत्म होने के बाद वह चूहे के मांस को उठाता है और खोए हुए राजा के पास वापस जाने लगता है, यह देखने के लिए तैयार कि अगली बेतुकापन क्या उसका इंतजार कर रही है। कांग जून हेयुग गुस्से में उबल रहा है और वह दुकानदार को लेकर अपनी निराशा को सामुदायिक बोर्ड पर प्रकट करता है। ताइन भी समान रूप से परेशान है। दूसरी ओर मुख्य पात्र के जीवित लौटने पर खोया राजा अपनी अविश्वास में घुट जाता है, लेकिन जो उसे वास्तव में चुप कर देता है वह है पुरस्कार जो हमारा हीरो मेज पर रखता है। ताजा बड़ा चूहे का मांस, और यह कोई साधारण मांस नहीं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी रूप से खाने योग्य मांस है। बोनस के रूप में उसके पास बड़ा चूहे की खाल भी है, मोटी और गर्म। खोया हुआ राजा इसे समझने के लिए एक पल लेता है। अधिकांश लोग जब किसी बड़े चूहे का सामना करते हैं तो अपनी जान बचाकर भागते हैं, फिर भी यहाँ हमारा लड़का विजय प्राप्त करके ट्रॉफियां हाथ में लिए खड़ा है। माल की जांच करने और उनके प्रामाणिक, उच्च स्तरीय और आश्चर्यजनक रूप से साफ होने की पुष्टि करने के बाद खोया हुआ राजा आखिरकार इससे बाहर निकलता है। वह अपनी दुकान खोलने पर सहमत हो जाता है, जो जाहिर तौर पर कुछ भी और सब कुछ बेचती है। एमसी समय बर्बाद नहीं करता। वह एक विशाल टॉवर शील्ड की मांग करता है क्योंकि इससे बड़े चूहों से निपटना आसान हो जाएगा। लॉस्ट किंग वाकई में पसंद करता है विचार। वह दीवार में एक छुपा हुआ सुनहरा दरवाजा दिखाता है और एक भारी टावर शील्ड बाहर निकलता है। हमारा नायक विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि आसान मोड़ में 7वें फैज के पहले इस गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त करना अकल्पनीय है। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास केवल आधी कीमत है, इसलिए वह तय करता है कि वह और बड़े चूहों का शिकार करेगा, वापस आएगा और शील्ड खरीदेगा। लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, खोया हुआ राजा उसे ढाल मुफ्त में फेंक देता है। हमारा लड़का चौंक जाता है क्योंकि यह अप्रत्याशित और संदेहास्पद है। इससे पहले कि वह इस पर सवाल उठा सके, वह आदमी उसकी ओर और चीजें फेंकने लगता है, जैसे पोषण, गहने, खंजर और अन्य सामान। मुख्य पात्र पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है क्योंकि यह उस विपरीत है जो तायुन ने उसे दुकानदार के बारे में बताया था। खोया हुआ राजा यह स्पष्ट कर देता है कि वह सिर्फ उसमें निवेश कर रहा है। हमारे नायक को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह मुफ्त के सामान के खिलाफ बहस नहीं करने वाला। वह देख सकता है कि वहां कई पोषण्स हैं, कुछ आधी शक्ति पुनः स्थापित करते हैं, जबकि अन्य अस्थायी रूप से आक्रमण या गति बढ़ाते हैं। ये भूल भुलैया में जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वह उन्हें अभी नहीं खरीदने का निर्णय लेता है। पोषण्स दुर्लभ हैं
और ऊंची मंजिलों पर अधिक उपयोगी होते हैं। उसने इतना तो देख लिया है कि समझ सके कि जब कुछ जाल जैसा लगे, इसके बजाय वह कुछ अधिक व्यवहारिक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक धनुष और तीर। लंबी दूरी के हथियार उसे बहुत सी परेशानियों से बचा सकते हैं, इसलिए वह बड़ा चूहे की खाल बेचने के बाद धनुष और कुछ तीर खरीदता है और खोए हुए राजा को संतुष्ट लगता है। हमारा लड़का अभी भी नहीं इस आदमी को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वह सामान्य नहीं है। जाने से पहले खोया हुआ राजा उसे एक और सुझाव देता है। मेहमान तल पर एक जगह है जिसे जीवन का झरना कहते हैं, जहां वह अपनी शक्ति को जितना चाहे पुनः प्राप्त कर सकता है और इसे नायक के मानचित्र पर भी चिन्हित कर सकता है। जब हमारा नायक निकलता है तो वह दुकानदार के अचानक बदले व्यवहार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। शायद यह दृष्टिकोण में फर्क है, क्योंकि तेयन भाग गया जबकि वह विजयी होकर लौट आया। तभी एक और बड़ा चूहा दिखाई देता है। वह उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन उसके मन में अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न घुमड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है उसकी आत्मा पर हमला करने की क्षमता। जब उसने अपना पहला बड़ा चूहा पकड़ा था तो उसे बुनियादी से कहीं अधिक कौशल प्राप्त हुए थे, यानी वे क्षमताएं जो सामान्यतः आसान मोड में 20वीं या यहां तक कि 40वीं मंजिल पर पाई जाती हैं। इनमें से एक यह आत्मा कौशल है जिसके पास मजबूत 100% प्रवीणता है। प्रणाली के अनुसार उसकी आत्मा ने एक परे के क्षेत्र की झलक पकड़ी है और हर विजय के साथ वह अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति, जो थोड़ी खतरनाक होते हुए भी बहुत शानदार लगती है। ये वही कौशल है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में मरने से ठीक पहले प्राप्त हुआ था, सिवाय इसके कि तब यह सील था क्योंकि उसने भूल भुलैया छोड़ दी थी। अब ये पूरी तरह सक्रिय है और किसी तरह समय वापस जाने के बाद भी ये उसके पास बना हुआ है। रहस्य बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं है। उनमें उसका एक लक्ष्य है, जो है सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनना। नक्शे का अनुसरण करते हुए वह जीवन के स्प्रिंग की ओर जाता है। रास्ता अनंत तक फैला है, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसे किसी तरह धोखा दिया गया है। जैसे ही वह यह सोच रहा होता है कि उसे और कितनी देर तक चलना है, वह आसपास खड़खड़ाहट सुनता है। वह मुड़ता है और खुद को अंधेरे में चमकती आंखों से घिरा पाता है। एक बड़ी चूहा नहीं, दो भी नहीं, बल्कि पूरा झुंड। हमारा नायक मंद प्रकाश वाले भूल भुलैया में खड़ा है, बड़े चूहों के झुंड से घिरा हुआ। भले ही उनके दिमाग छोटे हों, वे समझते लगते हैं कि संख्या की वजह से उनका पलड़ा भारी है, लेकिन उनकी सारी आक्रामकता के बावजूद वह उनके हिचकिचाहट, शायद थोड़ी डर भी महसूस कर सकता है। वह दूसरी ओर पूरी तरह से शांत। वह जानता है कि घमंडी होना खतरनाक है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी छोटी गलतियों के कारण शर्मनाक अंत को प्राप्त हुए हैं। दो और पीछे से हमला करते हैं, लेकिन उसकी बढ़ी हुई क्षमताओं की वजह से हमारा नायक आसानी से उन्हें पछाड़ता है और हटा देता है। जैसे ही वह उन्हें मारता है, उसकी स्तर बढ़ जाती है। आखिरी चूहे की हिम्मत टूट जाती है। हमारे लड़के ने उसे हमला करने के लिए उकसाया और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह उसे अपनी ढाल से पटक देता है। अधिक आकलन करने के लिए एक उपयुक्त सजा। लड़ाई खत्म होने के बाद मुख्य पात्र भूल भुलैया के विश्राम क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो एक सुरक्षित स्थान है जहां दुश्मन पीछा नहीं कर सकते। वहां की शांत वातावरण खिलाड़ियों को एक झूठी सुरक्षा की भावना में डाल सकती है, लेकिन हमारा नायक मूर्ख नहीं है। जीवन का झरना बीच में चमक रहा है, और क्योंकि वह यहां पहले पहुंचता है, सिस्टम उसे बुद्धिमत्ता और मना का बढ़ावा देता है। वह झरने से पानी पीता है और तुरंत तरोताजा महसूस करता है, हालांकि उसकी मानसिक थकान बनी रहती है, और इसके लिए वह जानता है कि उसे आराम की जरूरत है। अगली सुबह आती है और वह समुदाय की जांच करता है। बोर्ड अकेले मोड के खिलाड़ी कांग जुनह्योक, ना जायोन और ली सांग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भूल भुलैया में प्रवेश करें या कुछ डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार करते रहें। इस बीच सामान्य मोड से कांग डोंगजुन राक्षसी जानकारी और एक टीम की तलाश कर रहा है जो उसे पहले फ्लोर को साफ करने में मदद कर सके। अकेले खिलाड़ी बोर्ड पर सबसे ज्यादा स्पैम करते हैं, क्योंकि यही उनका सामाजिक संपर्क का सबसे निकटतम तरीका है। एमसी तब मुस्कुराता है जब वह तायान, जिसे नंबर 1 खिलाड़ी कहा जाता है, की एक पोस्ट देखता है जिसमें वह पूछ रहा है मदद के लिए। लेकिन फिर वह अपनी पिछली जिंदगी के उसके स्थिति विंडो को याद करता है, जिसमें उसके डर का उल्लेख था। शायद अपनी सारी ताकत के बावजूद वह कभी डरपोक होना नहीं छोड़ी। वह खुद एक पोस्ट छोड़ता है जिसमें भ्रमित लोगों के लिए पहले मंजिल की ट्यूटोरियल का एक उदार स्पष्टीकरण होता है। उम्मीद के मुताबिक अकेले मोड खिलाड़ी चौंक जाते हैं जब कोई अनामदाता उन्हें जीवित रहने की सलाह देता है। हमारा हीरो शक करता है कि वे तुरंत उस पर भरोसा करेंगे, भले ही वे करते हैं। भूल भुलैया से बचना गाइड का पालन करने जितना सरल नहीं है। अपने पिछले जीवन में 1000 खिलाड़ियों में से केवल तायन जीवित निकलने में सफल रहे। वह अपना ध्यान केंद्रित करता है और चूहे के मांस का एक टुकड़ा निकालता है। सिस्टम इसे खाने योग्य बताता है और वह एक बाइट लेने के बाद तुरंत अपनी जीवन के चुनावों पर पछताता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आंकड़े 2 दिन तक कम हो जाएंगे और वह अंततः मर जाएगा जब तक कि वह रिकवरी पोषण का उपयोग नहीं करता या पावर का सेवन नहीं करता। औषधियां अधिकांश खिलाड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण भोजन के बाद सबक सीखते हैं। हालांकि हमारा लड़का उनके जैसा नहीं है। वह झरने का पानी पीता है और तुरंत विषाक्तता को दूर कर देता है, फिर एक और कौर खाता है। सौभाग्यवश इस बार कुछ नहीं होता। भूल भुलैया में भोजन बहुत कम है और आपातकालीन राशन उतने ही दुर्लभ हैं, इसलिए राक्षसों को खाना अनिवार्य है। वह अपनी किस्मत फिर आजमाता है, लेकिन उसे फिर से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके बाद झरने का पानी पीकर तुरंत ठीक हो जाता है। आखिरकार प्रणाली हार मान लेती है और उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह हमेशा के लिए खाने से संबंधित बीमारियों से प्रतिरक्षित हो जाता है। अब वह संतुष्ट है और अपने अगले प्रयोग की ओर बढ़ता है। वह झरने में कदम रखता है, अपना चेहरा पानी के नीचे डुबोता है और अपनी सांस रोक लेता है। उसके फेफड़ों में दर्द उठता है, लेकिन वह जिद्दी रहता है, असहनीय। जब वह अंततः सतह पर आता है, सांस के लिए हाँपते हुए, तो प्रणाली उसे 2 नई क्षमताओं से पुरस्कृत करती है।
अपनी या उसे अपनी सांस को दुगने समय तक रोकने देती है, और डेथलाइन उसे आसन्न खतरे की प्रवृत्तिजन्य चेतना प्रदान करती है। लेकिन अजीब बात यह है कि डेथलाइन की दक्षता पहले से ही 50% से अधिक है। उनकी सभी अन्य क्षमताएं स्तर 1 पर शुरू हुई, इसलिए वह इसके बारे में भ्रमित है, खासकर क्योंकि यह वही स्तर है जो उसके पास समय को उलटने से पहले था। उसे नहीं पता कि यह समय और मन आधारित क्षमताओं के बीच कोई रहस्यमय संबंध है या नहीं, और सच कहें तो वह नहीं देखभाल करने का समय नहीं है। वह अपनी तलवार उठाता है और आगे बढ़ता है। अभी और अधिक कौशल हासिल करने हैं, और अब रुकने का उसका कोई इरादा नहीं है। चुनहयोक उस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने से डरता है जो हमारे दोस्त ने समुदाय बोर्ड पर पोस्ट किया है, लेकिन हमारे नायक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह उसका नुकसान है। लेकिन वह अकेला नहीं है, क्योंकि ताइजोन भी वही भावनाएं साझा करता है। हालांकि वे मदद नहीं कर सकते क्योंकि मुख्य पात्र ही सबके आगे है। दूसरी ओर हमारा लड़का अपनी नई सीखी हुई ठहर सांस कला का अभ्यास करने में व्यस्त है। कौशल में कॉम्बो होते हैं, और सही परिस्थितियों में विशिष्ट चालें करने से और भी मजबूत क्षमताओं को खोला जा सकता है। वह हमला करते समय अपनी सांस रोकने का अभ्यास करता है और स्थिर रहने पर अपनी एपनिया स्थिति की अवधि को दोगुना करने में सफल हो जाता है। अविराम अभ्यास के बाद वह आखिरकार अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक जाता है, और सिस्टम उसे एक विशेष एपनिया हमले के साथ पुरस्कृत करता है। अपनी शस्त्रागार में 10 से अधिक कौशल के साथ वह अब खुद को एक कुशल मानता है खिलाड़ी। वह संतुष्ट महसूस करता है और अपनी तलवार को देखता है। जैसे उसने बड़ी चूहों की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें पकड़ा, वह समझता है कि मनुष्यों की भी अनुमानित लय और अपनी हमले के साथ वह उन लयों के साथ अपनी इच्छा से खिलवाड़ कर सकता है और इसे भूल भुलैया में अपने समय के लिए एक उपयोगी चाल बना सकता है। वह अपनी स्थिति विंडो पर एक नजर डालता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी दक्षता पहले से ही तायन की तुलना में अधिक हो गई है जब उसने पहले फ्लोर। फिर वह तय करता है कि उसके मुख्य कौशल को तैयार करने का समय आ गया है और विश्राम स्थल छोड़ देता है। ये मुख्य कौशल बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हर एक या तो 10 बुनियादी कौशल से अधिक मूल्य का होता है या देवस्तरीय क्षमताएं प्रदान करता है, जैसे कि हमला शक्ति बढ़ाना या गुणा करना, छिपे हुए तत्वों का पता लगाना, क्षति मिटाना या समय को रोक देना। लेकिन बेशक प्रणाली उन्हें मुफ्त नमूनों की तरह नहीं बांटने वाली है। उदाहरण के लिए कंप्लीट स्काउट, जो केवल तभी अनलॉक होता है जब कोई इनसाइट कौशल को कई बार विकसित करता है। हमारा लिडेका सोचता है कि क्या इस मंजिल पर किसी तरह का मुख्य कौशल हासिल करने का तरीका है, और वो भी अपनी आत्मा बेचे बिना। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, उसे एक और बड़ी चूहे से निपटना है। वो अपनी ढाल घुमाता है, लेकिन चूहा उसके पैर को काट लेता है। जीव को शायद काफी ऊपर सोचते हुए कि हमारा हीरो असहाय है, जबकि वास्तव में मुख्य पात्र खुद को चोट लगने दे रहा है। वह तब तक रुकता है जब तक कि प्रणाली की दया प्रणाली सक्रिय नहीं हो जाती है। अपने ढाल से पलटवार करता है और चूहे को पीछे हटने पर मजबूर करता है। प्रणाली उसे उसकी मौत की लाइन और कठोरता प्रवीणता में वृद्धि के साथ पुरस्कृत करती है। चूहा फिर से हमला करता है, और इस बार वह उसे ठीक से रोकता है और नई रक्षा क्षमता खोलता है। लेकिन यह कौशल केवल एक निश्चित मात्रा से कम क्षति वाले हमलों की अनदेखी करता है, इसलिए यह वह कौशल नहीं है जो वह चाहता है। जिसे वह वास्तव में चाहता है वह है होल्ड ऑन कौशल, जो एक घातक हमले को निष्क्रिय कर देता है और अस्थायी अमृता प्रदान करता है। अपनी पिछली जिंदगी में वह अकेला था जिसने इसे हासिल किया था, और यंगुन और तायन इससे बहुत प्रभावित हुए थे। इसे कैसे करना है उसके लिए खैर भूल भुलैया के अपने नियम थे, जिनके अनुसार कौशल या तो किसी और से उधार लिए जा सकते थे, कुछ ऐसा करके अर्जित किए जा सकते थे जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की हो, या यदि कोई काफी चतुर हो तो उन्हें बस कॉपी किया जा सकता था। मुख्य पात्र को याद आता है कि उसने अपनी सांस रोककर कैसे अपनिया सीखा, और उस स्थिति में तलवार के वारों की बाढ़ करके अपनिया अटैक। इसी तर्क को लागू करते हुए वह चूहे को लगातार घातक हमले करते रहने देता है, और वह बार बार उन हमलों को रोकता है। लगभग मृत्यु जैसे अनुभवों के बाद अंततः सिस्टम को लगता है कि उसने पर्याप्त सहन कर लिया है और उसे होल्ड ऑन का पुरस्कार देता है। कौशल हमारा लड़का राहत महसूस करता है और संतुष्ट होता है। उसे याद आता है कि यंगन और तायन उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो जब उसने पहले अपनी प्रशिक्षण विधियों को समझाया था। लेकिन यह भूल भुलैया थी। या तो कुछ पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालो, या कमजोर रहो और खा जाओ। वह आराम करने के कमरे में लौटता है, कुछ झरने का पानी निगलता है और अपनी प्रणाली की सूचनाएं जांचता है। आश्चर्य की बात नहीं है, और कौशल है। इस समय उसने लगभग 200 इकट्ठा कर लिए हैं। जैसे ही वह स्क्रॉल कर रहा है, अचानक कोई सामने आता है। मुख्य पात्र तुरंत सतर्क हो जाता है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई अन्य खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक एनपीसी है, और अगर अफवाहें सच हैं तो अकेले मोड़ में एनपीसी सीधे पागल होते हैं। वह धुंधले तरीके से याद करता है कि टाइन ने एक बुजुर्ग योद्धा के बारे में कुछ उल्लेख किया था, शायद एक होली टेम्पलर। इससे पहले कि वह कुछ उपयोगी याद कर सके, वह आदमी अचानक उस पर हमला करता है और घूंसा मारता है। सिस्टम अपडेट करता है कि बुजुर्ग योद्धा इंजार ने हमारे नायक पर एक गैर घातक हमला सक्रिय किया है, और मुख्य पात्र इस अचानक घटना के मोड़ पर सदमे में वहीं खड़ा है। मुख्य पात्र की मौत की लाइन कौशल सक्रिय हो जाती है और उसे चेतावनी मिलती है कि वह समाप्त होने वाला है। जैसे ही इंजार का घूंसा तेजी से उसकी ओर आता है, उसे वह अपनी ढाल उठाकर बेताब होकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह टूटी नहीं। वह गहरी सांस लेता है, अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए संघर्ष करता है और जमीन पर गिरने से बचने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन अचानक कहीं से उसे पहाड़ की शक्ति का अप्रत्याशित उत्थान महसूस होता है। उसकी ताकत आने वाले घूंसे के लिए सही समय पर बढ़ जाती है। हालांकि जब वह हमले से बचने के लिए ढाल छोड़ता है, उसे एक विशेष कौशल डिफ्लेक्ट प्राप्त होता है। फिर भी उनकी ताकत में अंतर को देखते हुए इस मुक्के से बचना एक सपना है। जब यह लगता है तो वह दीवार में जा टकराता है, जो टूट जाती है। लेकिन इंजार की हैरानी के लिए मुख्य पात्र उतना बुरी तरह से घायल नहीं दिखता जितना उसने चाहा था। सौभाग्य से हमारे लड़के ने समय पर नुकसान को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन फिर भी वह झटका महसूस करते हुए खांसता है और देखता है कि अकेला मोड़ कुछ नहीं, बल्कि एक राक्षस महोत्सव है
हालांकि एंजार कुछ हद तक चौंका हुआ है या यूं कहें कि प्रभावित है। एक पल में हमारे लड़के ने न केवल अपनी ढाल से उसके हमले को रोक दिया, बल्कि एंजर के लिए इसे और भी बदतर बना दिया जब उसने समय रहते इसे छोड़ दिया। लगता है कि हमारा हीरो उतना आसान लक्ष्य नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन एंजर यह स्पष्ट कर देता है कि वह एमसी को मारने के लिए नहीं था। वैसे भी वह सिर्फ हानि रहित वार से दोस्ताना माहौल बनाए रखना चाह रहा था। भले ही उसने पूरी ताकत लगा दी होती, लेकिन उसकी नजर में हमारे लड़के का शायद अपने रक्षात्मक कौशल के साथ उसे नजरअंदाज कर दिया। इसलिए एंजार ने उसकी मदद की। हमारा लड़का जो अब खड़ा हो चुका है स्थिति को समझता है। उसे पता था कि एंजार आत्मसचेत थी, एनपीसी, लेकिन उसे विशेष कौशल के बारे में वास्तव में जानता देखना एक आश्चर्य है। यहां तक कि टायोन भी इसे कभी नहीं समझ पाया। वे अपना परिचय देते हैं, लेकिन हमारा नायक अभी भी थोड़ा संदेह में है। उसे टायोन का एंजार के साथ सामना याद है, जो इस स्थिति का बिल्कुल उल्टा था। उसने अचानक उस पर हमला किया और वह बस उसे देखती रही, जैसे अचानक कुछ हुआ हो। एंजार ने उसे दूसरी सोच भी नहीं दी, उसे कायर बुलाया और उसे पीछे छोड़ दिया। वह उसे फिर कभी नहीं देखी। इसलिए एमसी स्पष्ट रूप से एक दोस्ताना पल की उम्मीद नहीं कर रहा था। यहाँ वह अभी भी यह सोच रहा है कि सबसे पहले एंजार ने उस पर हमला क्यों किया और क्या उसकी कोई अजीब आदत है लोगों को चुनने की। कमजोर। हालांकि इंजार इसे स्पष्ट करता है और समझाता है कि एक पवित्र टेम्पलर के रूप में वह कभी भी कमजोरों पर अत्याचार नहीं करेगा। उसका हमला सिर्फ यह देखने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या हमारा लड़का मान्यता के लायक है। अब हमारे हीरो को समझ में आता है कि उसने परीक्षा पास कर ली है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक अजीब आक्रामक एनपीसी है जिसे नाटकीय पहली छापें बनाना पसंद है। फिर वह पूछता है कि इंजार किस देवता की पूजा करता है। उसने भूल भुलैया में देवताओं के बारे में सुना है जो खिलाड़ियों का परीक्षण करते हैं और देते हैं इनामों के बारे में। हालांकि अधिकांश खिलाड़ियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा लड़का टायोन के नाराजगी भरे भाषणों की वजह से उनके बारे में कुछ न कुछ जानता है। एंजर गर्व से लवनेनॉफ, प्रेम की देवी, के बारे में बात करता है, जो लोगों को उनके प्रियजनों से जोड़ती है। उसकी नजरों में उसके जितना अद्भुत कोई नहीं है, लेकिन जब उसकी दुनिया नष्ट हो गई तब से वह उसे ढूंढ रहा है बिना किसी सुराग के कि वह कहाँ गई है। हालांकि हमारे नायक को पहले से पता है कि वह कहाँ है और यह हो सकता है कि अंत सुखद न हो। पिछले जीवन में उसे कोई और नहीं बल्कि टायोन ने पाया था, लेकिन वह टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। वह जानता है कि यह एक भयानक दृश्य होना चाहिए था और वह यह सच एंजर को बताने में हिचकिचाता है, लेकिन उससे पहले कि वह अपना मन बना सके, एंजर उत्सुक है कि क्या एमसी भूल भुलैया में और गहराई तक जाने के लिए जल्दी में है। लेकिन हमारा लड़का जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है भूल भुलैया। वह सीखने, विजय प्राप्त करने और रास्ते में सभी अच्छे सामान इकट्ठा करते हुए मजबूत बनने के लिए यहाँ है। एंजार, जो अभी भी हमारे हीरो पर हमला करने के लिए दोषी महसूस कर रहा है, माफी के रूप में उसे लेवेनिनॉफ की क्षमताएं सिखाने की पेशकश करता है। मुख्य किरदार सहमत होता है, जरूर, क्योंकि कोई भी ऐसा सुनहरा मौका नहीं छोड़ेगा। लेकिन सुनिश्चित करने के लिए वह पूछता है कि आखिर क्या बात है। उसकी हैरानी की बात यह है कि एंजार सिर्फ पछतावा करने के लिए ऐसा कर रहा है। हमारा लड़का इस बात की ओर इशारा करता है कि पछतावा हमले से पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन एंजार इसे नजरअंदाज कर देता है। उसकी आंखों में अगर हमारा नायक योग्य नहीं होता तो वह पहले ही उसके चेहरे पर थूक कर जा चुका होता। फिर एंजार उसे कौशल दिखाने का निर्णय लेता है और नायक को अपनी ढाल से उसे मारने का आदेश देता है। भूल भुलैया के अंदर हथियार सिर्फ औजार नहीं होते, बल्कि वे शक्ति के ताले खोलने की कुंजी होते हैं। पहली नजर में तलवार का झटका, ढाल का उठाना या भाले का प्रहार बुनियादी लगते हैं, लेकिन एक योद्धा जितना ज्यादा इन्हें तराशता है, ये कौशल उतने ही नुकीले बन जाते हैं। अपने आप में वे सिर्फ बुनियादी हमले होते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वे कुछ और भी खतरनाक बनाते हैं। यह है इलैक वेपन तकनीक, जो प्रशिक्षित कौशल का घातक मिश्रण है जो एक अजेय शक्ति में बदल जाती है। एलाइंजर, जो पूरी तरह से भावुक है, इस खेल बदलने वाली तकनीक को हमारे नायक को सिखाने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन एमसी प्रभावित नहीं है। उसे यह सब बिल्कुल अर्थहीन लगता है, जो सच कहूं तो समझ में आता है। बुनियादी हथियार कौशल को मिलाने से सिस्टम में बस थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। जब आइंजर उससे इसके बारे में पूछते हैं तो वह जवाब देता है कि उसकी अतिरिक्त आक्रमण शक्ति केवल 1 अंक जोड़ती है और उसके सामान्य हमले के साथ वह केवल 4 तक बढ़ता है। फिर आइंजार हमारे लड़के से हमला करने के लिए कहता है। वो टारगेट लॉक सक्रिय करता है ताकि कोई भी नुकसान सह सके। हमारा हीरो उसकी ढाल से एंजार के सिर पर जोरदार प्रहार करता है। निश्चित रूप से एंजार ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जोर से मार देगा। अब दर्द में एंजार एमसी से कहता है कि वह इस बार मुक्का मारे। फिर से सिर पर मारने की इच्छा न रखते हुए हमारा लड़का अगली बार छाती पर हमला करता है। आश्चर्यजनक रूप से नुकसान बहुत कम है और अब हमारे हीरो को समझ आता है कि अलग अलग हथियारों का मतलब अलग अलग नुकसान होता है। एंजर समझाता है कि आमतौर पर एडवेंचर्स एक ही हथियार का इस्तेमाल करते हैं ताकि सिस्टम को गड़बड़ न करें। वह 50 हमलावर शक्ति वाले गॉन्टलेट और केवल 20 वाले तलवार का उदाहरण देता है, लेकिन तलवार के हमले से केवल 20 नुकसान होता है। यह रॉकेट साइंस नहीं है। अगर यह किसी और तरीके से काम करता तो साहसी लोग अपने पास एक छोटी सेना को भरने जितने हथियार लेकर चलते। मुख्य पात्र सहमत हैं, लेकिन आइंजार की एक अलग राय है। वह सोचता है कि लड़ाई जीवन को जोखिम में डालने के बारे में है और पूरे शरीर को उस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए, न कि सिर्फ चमकती हुई तलवार या ढाल। इसलिए वर्षों के शोध के बाद आइंजार ने आइलेक वेपन तकनीक विकसित की, जिसमें चाहे जो भी हथियार इस्तेमाल किया जाए, दोनों हथियार और गियर की आक्रमण शक्ति को जोड़ देता है और उपयोगकर्ता को चलते फिरते, बोलते चालते शक्ति का स्रोत। और यह केवल हथियारों के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर के लिए काम करता है। हमारा लड़का आखिरकार समझ जाता है कि यह कितना उपयोगी हो सकता है, विशेषकर उन सभी फेंके हुए गियर के टुकड़ों के लिए जिनकी किसी को परवाह नहीं थी। पहले वे मूल रूप से कबाड़ थे, लेकिन जैसे जैसे वह अधिक भूल भुलैया साफ करता है और उच्च ग्रेड के उपकरण हासिल करने लगता है, यह तकनीक मुख्य कौशल के समान मूल्य की होगी।
फिर एंजार यह कौशल हमारे नायक को स्थानांतरित करता है। मुख्य किरदार को जानकारी उसके दिमाग में ऐसे बहती महसूस होती है जैसे वह नवीनतम अपडेट डाउनलोड कर रहा हो, लेकिन चूंकि वह अभी भी नौसिखिया है, उसे इसे समझने तक थोड़ा शक्तिह्रास महसूस हो सकता है। एंजार उसे एक फीका रिंग भी देता है जिसे वह पहले बिना सोचे फेंक सकता था, लेकिन अब यह एक खजाना है। इसके बाद आइंजार सुझाव देते हैं कि वे अभ्यास करें ताकि हमारा नायक अपनी नई कौशल का परीक्षण कर सके। एएमसी सहमति व्यक्त करता है और अपने भरोसेमंद टावर ढाल को बुलाता है। भूल भुलैया में हर कदम महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि सबसे बेकार दिखने वाले कमरे में भी कुछ छुपा होता है और उन्हें सावधानीपूर्वक खोजने से अंतर्दृष्टि कौशल बढ़ सकता है। हमारे लड़के के लिए अपनी ढाल से हमले रोकना सिर्फ एक रक्षात्मक चाल नहीं है, बल्कि यह कौशल की दक्षता को बेहतर बनाने का एक मौका है। हर बार जब वह ब्लॉक करता है, उसकी कौशल बढ़ जाती है और यह साबित करती है कि मजबूत प्रतिद्वंदियों से लड़ना वास्तव में सार्थक हो सकता है। 2 दिन बाद थका हुआ लेकिन गर्व से उसने एक नया कौशल प्राप्त किया है, लगातार मुकाबला। इस हास्यास्पद क्षमता के कारण वह अपनी पिछली जिंदगी में एक एस रैंक के राक्षस से दिनों तक लड़ने में सक्षम था। इसके अलावा यह कौशल केवल अन्य खिलाड़ियों से लड़कर ही सीखा जा सकता है, इसलिए उसने इसे अकेले प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा था। दूसरी ओर एन जहर प्रभावित हैं और हमारे हीरो की प्रवृत्ति की प्रशंसा करते हैं और कौशल और वह प्रगति से खुश है, लेकिन वह एक और बात जोड़ता है। मुखिया पात्र अलग तकनीक को किसी को भी नहीं सिखा सकता। अगर कोई व्यक्ति इसके लायक नहीं है और वह उन्हें सिखा देता है तो एंजार उसे ढूंढ लेगा और मार देगा। उससे जाने से पहले आइंजार हमारे लड़के से कहता है कि अगर उसे लेविनिनोव के बारे में कोई जानकारी मिले तो उसे बताए। हमारे हीरो को खबर कैसे देनी है यह समझ नहीं आता। अगर आइंजार देवी तक पहुंच जाता है तो संभावना है कि वह अब तक एक याद ही बन चुकी होगी, और अगर किसी चमत्कार से वह अभी भी जीवित है, खैर अगर किसी ने पहले ही उसे खत्म कर दिया हो तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वह एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ है और यह तय नहीं कर पा रहा कि सच बताना सही रहेगा या चुप रहना, लेकिन फिर अंततः वह यह कह देता है कि उसे देवी के ठिकाने के बारे में पता है। एन जहर मानता है कि मुख्य पात्र उससे मजाक कर रहा है। आखिरकार उसने बिना देवी के ठिकाने की किसी भी खबर के जैसे अनंत काल से भूल भुलैया में भटकाव किया है, और यहाँ हमारा लड़का है जो मुश्किल से शुरुआती रेखा पार कर चुका है और दावा कर रहा है कि उसे पता है वह कहाँ है। हालांकि हमारे नायक ने पहले से ही इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर ली थी और समझाने की एक योजना है। उसे आइंजार को अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। उसके दुनिया में ऐसे आइटम्स हैं जो भूल भुलैया के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो आइंजार को पूरी तरह से बकवास लगती है। बिना नक्शे वाली भूल भुलैया अचानक खास प्राणियों के लिए नक्शा बन गया है। यह सब उसे हास्यास्पद लगता है, लेकिन एमसी स्पष्ट करता है कि जबकि सामान्य नक्शे नहीं होते, ऐसी वस्तुएं जादुई बांसुरी जैसे अद्वितीय संस्थाओं के लिए होती हैं जो देवताओं को बुलाती हैं। उनके परिवार ने ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया है जिससे वह देवताओं के स्थानों को जानते थे बिना अंदर कदम रखे। बातचीत को याद करते हुए टायोन उसे याद है कि उसने 19वीं मंजिल से मिली एक वस्तु दिखाते हुए शेखी बघारी थी। उस समय उसने इसे पूरी तरह से बेकार, लेकिन अब वह उस जानकारी का उपयोग लेविनिनोव का स्थान प्रकट करने के लिए करता है जो 78वीं मंजिल पर है, लाइब्रेरी के 24वें गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। एंजहार ने कभी उस स्थान की जांच नहीं की है और भावनाओं से अभिभूत होकर वह आभार में अत्यधिक अभिनय करते हुए एमसी को पकड़ता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए बाहर जाने से पहले तैयारी करने का वादा करता है कि देवी वास्तव में वहां है या हमारा लड़का उसे मूर्ख बना रहा है, लेकिन उससे पहले वह हमारे नायक का कर्ज चुकाना चाहता है, इसलिए वह उसे एक तांबे की अंगूठी देता है। मुख्य पात्र उसे पहन लेता है और देखता है जब आइंजार जाते जाते देवी के बारे में चिल्लाते जाते हैं। जैसे ही वह गायब होते हैं, मुख्य पात्र आश्चर्य करता है कि क्या आइंजार वास्तव में उसे ढूंढ पाएगा, और अगर वह ढूंढ भी लेता है तो क्या वह जीवित भी होगी किसी भी तरह। एक बात तो तय है कि वह जल्द ही आइंजार को फिर से नहीं देखेगा। इसके साथ ही हमारा लड़का आगे बढ़ जाता है। अब जब उसकी निपुणता बढ़ गई है, बड़ी चूहों को पकड़ना आसान हो गया है। वह समझता है कि यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह इस मंजिल से आगे बढ़ चुका है। अगर उसे और मजबूत होना है तो उसे ऊपर जाना होगा, लेकिन दूसरे मंजिल पर जाने से पहले सबसे पहले उसे एक काम करना है। भूल भुलैया में कई गुप्त कमरे छिपे हुए हैं जिसमें प्रत्येक मंजिल में कम से कम एक होता है। ये कमरे मूल्यवान इनाम प्रदान करते हैं, जैसे जादुई डंडे, उड़ने की अंगूठियां, स्थायी सांख्यिकीय सुधारक औषधियां और अन्य चीजें। आसान मोड़ में इन कमरों के लिए प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र थी, इसलिए वह अक्सर उन्हें छोड़ देता था। ये कौशल से ज्यादा किस्मत की बात थी, और सच कहें तो उसके पास गुप्त दरवाजों पर जुआ खेलने से बेहतर काम थे। लेकिन अब हर एक कमरा उसके लिए उपलब्ध है। उसे बस यह पुष्टि करनी है कि उनकी व्यवस्था वही रहती है या नहीं। हालांकि भूल भुलैया मोड़ के अनुसार बदलते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना स्थिर रहती है। इसका मतलब है कि गुप्त कमरे अभी भी वहीं होने चाहिए जहां वे हमेशा थे। इसे ध्यान में रखते हुए वह प्रवेश करता है। एक जगह आश्चर्यजनक रूप से छोटी है, जिसमें केवल एक दरवाजा और सादा दीवारें हैं। अधिकांश खिलाड़ी इस स्थान को नजरअंदाज कर देते हैं और मानते हैं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा नायक दीवारों की जांच करना शुरू करता है। हर ईंट एक जैसी दिखती है, इसलिए वह उन्हें अंधाधुंध तरीके से थपथपाने लगता है। फिर वह उन्हें एक एक करके हटाता है और बदलाव देखता है। अपनी पिछली संघर्षों की तुलना में जब वह एक कमरे में एक हफ्ते तक बिना कुछ के मुश्किल से जीवित रहा था, यह काफी रोमांचक है। जैसे जैसे वह काम करता है, उसकी अंतर्दृष्टि की कुशलता बढ़ती है। अंत में वह छिपे हुए कमरे को खोज लेता है और साहसी का खिताब और अपनी बुद्धिमत्ता में एक अच्छा बढ़ावा हासिल करता है। अंदर वह एक खजाने का डिब्बा देखता है, लेकिन वह ऐसे जल्दबाजी करने की बजाय समझदारी से काम लेना जानता है। भूल भुलैया मुफ्त में कुछ नहीं देती। वह आसपास का निरीक्षण करता है और एक बड़ी चूहा उठाकर उसे कमरे में फेंक देता है। जैसे ही वह चूहा जमीन पर गिरता है, एक तीर उड़ता आता है और उसे तुरंत ही भेद देता है।
अब तैयार होकर वह आगे बढ़ता है। उसके लिए फिर से एक तीर आता है, लेकिन इस बार वह उसे हवा में ही पकड़ लेता है। किसी भी अन्य पहले मंजिल के खिलाड़ी के लिए यह मौत की सजा होती, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ मुफ्त तीर और भूल भुलैया में एक और दिन है। हमारा लड़का तीरों को हवा में ही पकड़ लेता है, लेकिन यह कठिन हो रहा है। एकमात्र कमी यह है कि ये तीर जहर और लकवा देने वाले एजेंट से लेपित हैं। पर्याप्त तीर इकट्ठा करने के बाद वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह आगे की ओर कूदता है। वह दौड़ते हुए ब्लॉक भी कर सकता था, अपने टॉवर शील्ड के साथ एक समझदार व्यक्ति की तरह, लेकिन यह एक भूल भुलैया है और यहाँ पूर्णता विकल्प नहीं है। तो वह पूरा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। किक से तीरों को उड़ते हुए तोड़ता है और अपने पकड़ में उन्हें चकनाचूर करता है, जबकि पत्थर की टाइल्स पर कूदता है। फिर आता है ईंट नंबर 9। 9 तीर सभी दिशाओं से उसकी ओर आते हैं। वह अपनी आंख को सक्रिय करता है और अपनी दृष्टि को तीव्र करता है। सबको चकमा देना असंभावित है, इसलिए वह अपनी संवेदनाओं को और बढ़ाता है और एक नई कौशल खोलता है, जो है सेंसस ऑगमेंटेशन। वह कुछ तीर तोड़ देता है, बाकी को मोड़ देता है और फिर भी कुछ नए कट के साथ रह जाता है। फिर अंतिम जाल ट्रिगर होता है। सामान्य पैटर्न के अनुसार 10 तीर होने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जीवन अनुचित है। उसके बजाय 15 तीर उस पर आ जाते हैं। उसके पास यह समझने का भी समय नहीं होता कि यह कितना अनुचित है, इससे पहले कि वह महसूस करता है कि उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। सभी, लेकिन एक साथ इतने सारे आने पर वह अनुमान लगाता है कि उनमें से कुछ रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। वह प्रोजेक्टाइल्स की आंधी में से होकर निकलता है, लेकिन कुछ अब भी अपना रास्ता पा लेते हैं। निशान तीर उसमें धंस जाते हैं और घाव से खून बहने लगता है। दर्द से वह तड़प उठता है, ऐसा दर्द जो व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दे। लेकिन उस पीड़ा के क्षण में वह एक नई कौशल दर्द घटाना को खोलता है। तीव्र असहनीय दर्द अब थोड़ा कम असहनीय दर्द जैसा महसूस होता है। अगर वह इससे भी बुरा अनुभव नहीं कर चुका होता तो वह निश्चित रूप से बेहोश हो जाता। वह जानबूझकर और अधिक वार सह सकता था ताकि और भी अधिक कौशल प्राप्त कर सके। कौशल, लेकिन वह इसे आत्मयातना सत्र में बदलने का निर्णय नहीं करता है। वह खजाने के संदूक को खोलता है। अंदर एक ज्वालादंड है, शुरुआत करने वाले जादूगर का पसंदीदा हथियार, जो आग के गोले फेंकने में सक्षम है। शुरुआती जादुई वस्तुओं में यह वास्तव में कुछ वास्तविक उपयोगिता रखता है। मूल्य, उसे पता है कि तेन ने शायद ही कोई गुप्त कमरा खोला हो, इसलिए वह एक अच्छे आइटम और थोड़े फैंसी पत्थर के बीच का अंतर नहीं जान पाएगी। अगर अकेले मोड़ में यह माना कि नाम है, तो कम से कम दुनिया में कुछ न्याय है। वह गुप्त कमरे से बाहर निकलता है और बड़े चूहों की भीड़ का सामना करता है। सिर्फ एक हाथ से वह उन्हें काटता है। सांख्यिकी में अंतर लगभग शर्मनाक। सिस्टम उसे अनफॉल्टरिंग रिजॉल्व नामक एक और कौशल से पुरस्कृत करता है। विश्राम क्षेत्र में वह पानी के झरने से पीता है और तुरंत खुद को एकदम ताज़ा महसूस करता है, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी झपकी ली हो। साफ दिमाग से वह अपनी नई क्षमताओं की समीक्षा करता है। पेन रिडक्शन और सेंस ऑगमेंटेशन अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर होने में समय लगता है। अनफॉल्टरिंग रिजॉल्व और भी बेहतर है, क्योंकि यह उसे चोटों को अस्थायी रूप से अनदेखा करने की अनुमति देता है। इसके योग्य मुसीबत, लेकिन लॉ वाले स्टाफ असली इनाम है। अब यह दूसरे तल का समय है। भूल भुलैया की संरचना सरल है। एक बॉस अगली मंजिल की सीढ़ियों की रक्षा करता है, उसे हराएं और आगे बढ़ें। हमारा नायक आशा करता है कि लड़ाई उतनी ही आसान होगी जितनी संरचना दर्शाती है, लेकिन सच कहें तो यह अकेला मोड़ है और यहाँ कुछ भी इतना आसान नहीं होता। वह द्वार को धक्का देता है। अंधेरे में एक विशाल आकृति प्रकट होती है, विशाल चूहा और मंजिल का बॉस। आसान मोड़ में यह चीज 10वीं मंजिल का बुरा सपना थी। मुख्य पात्र को याद आता है कितने खिलाड़ी इसके पंजों से चिथड़े हुए थे, लेकिन इस बिंदु पर वह अब आश्चर्यचकित नहीं है। विशाल चूहा कोई साधारण राक्षस नहीं है, बल्कि यह पहले तल के खिलाड़ियों के लिए एक डरावना सपना है। और तयान यह जानती थी। यही वजह थी कि उसने सिस्टम को धोखा देने और भूल भुलैया के नियमों का फायदा उठाने का तरीका ढूंढा कि बॉस अपने कमरों में। उसने कमरे को पेट्रोल से भर दिया और आग लगा दी। वास्तव में यह एक पूरी तरह से उचित तरीका था। जब वह पहले मंजिल का प्रयास करने वालों में केवल एकमात्र जीवित बची थी, तो शायद उसकी विधि जीतने की रणनीति के सबसे करीब थी। लेकिन हमारे नायक को पता है कि यह वह प्रकार की लड़ाई नहीं है जो भूल भुलैया चाहती है। यह दर्द, संघर्ष और कौशल का थकाऊ प्रदर्शन चाहती है, और वह यहां ताकत बढ़ाने के लिए आया है। वह अपनी छड़ी बुलाता है और विशाल चूहे पर आग का गोला मंत्र छोड़ता है। लपटें पकड़कर जीव को चलाती हैं और धीरे धीरे मामूली नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन उसे और चाहिए, इसलिए वह जहरीले तीर चलाता है। फिर भी जानवर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, लेकिन इससे हमारा लड़का हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसने इस मूर्खता के लिए पहले से योजना बना रखी है। वह रणनीति बदलता है और लकवा मारने वाले तीर चलाता है। इस बार चूहा अपनी जगह पर जम जाता है और या तो मारा जाने तक या 10 सेकंड तक अचल रहता है। एमसी अवसर का फायदा उठाकर उसे बार बार पैरालिसिस शॉट्स से जकड़े रखता है और स्टेटस इफेक्ट्स की परतें जोड़ता है, जैसे कि एक संपूर्ण खतरा। वह इसे सिर्फ परास्त नहीं कर रहा है, बल्कि इसे टुकड़ा टुकड़ा करके खत्म कर रहा है। एक बार अक्षम हो जाने पर चूहा और भी अधिक कमजोर हो जाता है और ज्यादा नुकसान झेलता है। लेकिन हमारे नायक को पता है कि इस रणनीति की एक सीमा है। जब चूहे की सेहत 20% से नीचे गिर जाती है, तो यह बरसरकर मोड़ में चला जाता है। हमारे लड़के को अपने पिछले जीवन का यह बुरा सपना याद है और वह अच्छी तरह जानता है कि लकवा के तीर इस पर काम नहीं करेंगे। अब यह सीधा मुकाबला है। वह अपनी टॉवर शील्ड उठाता है और प्रभाव के लिए तैयार रहता है। रक्षा के बावजूद उसे नुकसान होता है, लेकिन उसने अपनी अगली चाल की पहले से तैयारी कर ली है। उसकी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन फुर्ती उसकी बढ़त है। वह इसका फायदा उठाकर चूहे की टांगों पर शील्ड से प्रहार करता है ताकि उसका संतुलन बिगड़ जाए, और वहीं उसकी लगातार प्रत्याक्रमणों को सहने की कोशिश करता है। उसकी सहन शक्ति कम हो रही है और वह जानता है कि वह इसे अधिक वरीय तक नहीं बना सकता, लंबे समय तक। वह अपनी तलवार बुलाकर एपनिया अटैक सक्रिय करता है और चूहे पर तेजी से सटीक वार करता है। बेशक
जानवर पलटवार करता है क्योंकि बिना एमसी को चोट लगे लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हमारा नायक जानता है कि वह और अधिक हमले नहीं सह सकता, इसलिए वह चूहे के हमलों को उसी पर वापस भेजता है और अपनी लगातार ताकतवर मार जारी रखता है। वार पर वार वह आगे बढ़ता है जब तक कि अंततः विशाल चूहा गिर नहीं जाता और उसे आखिरकार जीत मिल जाती है। लड़ाई खत्म होने पर वह अपने इनाम की जांच करता है। उसकी चपलता और मना बढ़ गई है और वह स्तर ऊपर जाता है और उसके घाव भी ठीक हो जाते हैं। इनाम के रूप में उसे एक रैंडम एल स्टैट बूस्ट पोडियन और आश्चर्य बोनस, एक निर्धारित स्टैट बूस्ट पोडियन, वह दोनों पीता है और अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस करता है। फिर वह अपनी नई कौशल को याद करता है, काउंटर, और उसे एहसास होता है कि वह अब दुश्मन के हमलों को और भी अधिक ताकत के साथ प्रतिबिंबित कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले वह समुदाय बोर्ड को खोलता है ताकि उस ट्यूटोरियल को चेक कर सके जो उसने पहली मंजिल के बारे में पोस्ट किया था। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। समुदाय बोर्ड पर खिलाड़ी उत्साह के साथ जीवन के स्रोत के बारे में बात करते हैं और सुझाव और सलाह साझा करते हैं। ये लगभग दिल को छू लेने वाला है, जब तक कि हमारा लड़का अपने पिछले जीवन को याद नहीं करता, जहां बोर्ड निराशाजनक संदेशों का कब्रिस्तान था और अंततः वह भी शांत हो गया। खैर, एक को छोड़कर तायोन, वह सन्नाटे के उस वीराने में अकेली आवाज थी और अब पहले की तरह उसका नाम फिर से दिखाई देता है। इस बार वह उसके बारे में पूछ रही है। इस बीच हमारा लड़का उन फाइटर ग्लव्स को कसने में व्यस्त है जो उसने लास्ट किंग से खरीदे हैं और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पुराना राजा केवल उस चूहे से संतुष्ट नहीं है, मांस, वह खाल और दांत भी चाहता है। लेकिन हमारे नायक का कोई इरादा उन्हें सौंपने का नहीं है। राजा को आभास होता है और वह समझ जाता है कि वह किसी को ढूंढ रहा है, और इस बार वह वास्तव में सही है। एमसी हाफरेन भूल भुलैया के लोहार की तलाश में है। तायोन के अनुसार वह उसके मदद के बिना निचले मंजिलों तक कभी नहीं पहुंच पाती। केवल यही उसे ढूंढने लायक बनाता है। दुकान छोड़ने के बाद वह अब भूल भुलैया के प्रवेश द्वार के पास है, एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान जिसमें ऐसे जीव हैं जो मुश्किल से लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही वह दूसरे तल पर पहुंचता है जहां असली खेल शुरू होता है। इस तल को पार करने पर उसे एक शुरुआती मना वृद्धि औषधि इनाम में मिलेगी। यहाँ एक गोपनीय भी है इनाम, जो कि निश्चित रूप से एक रहस्य है। वह उस औषधि को पाने के लिए उत्साहित है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़े, सिस्टम उसे बिना पड़ी अधिसूचनाओं से भर देता है। परेशान लेकिन जिज्ञासु वह समुदाय बोर्ड खोलता है। चुनियो के तैजिन और सुहियोन उसे संदेशों से ऐसे भर देते हैं जैसे वे निराशाजनक प्रशंसक हों। इससे पहले कि वह तय कर सके कि पहले किसे जवाब देना है, एक सूचना आती है कि जुनियो के उससे निजी तौर पर बात करना चाहता है। हमारा हीरो स्वीकार करता है और पता चलता है कि जुनियो के केवल उससे मिलना चाहता था। जुनियो के बहुत भावुक है क्योंकि हमारे लड़के की पोस्ट आशा की किरण रही है। जब वह पहली बार भूल भुलैया में दाखिल हुआ तो वह अकेला भूखा था और पागलपन की स्थिति से एक कदम दूर था। हताशा में उसने भोजन के लिए टूटे हुए व्यक्ति से भी भीख मांगी और हालत इतनी बदतर थी। और फिर जब उसने सोचा कि वह दुखद तरीके से मर जाएगा, एमसी ने पहली मंजिल का ट्यूटोरियल पोस्ट किया। तायोन सबसे पहले सफल होती है और उन्हें जीवित देखते ही दूसरों को आशा मिलती है। उनकी बातचीत से हमारा लड़का सीखता है कि अब तक केवल जूनहियोक और तायोन ने बड़ी चूहिया का शिकार किया है। वह पहले तायोन से मिल चुका है लेकिन जूनहियोक से नहीं। अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर जूनहियोक शायद किसी बेवकूफी भरे साहसिक कार्य के कारण बाहर चला गया होगा, लेकिन अब उनकी पोस्ट के धन्यवाद वो बच गया है और तायोन के स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वह एक असामान्य है, एक जीवित व्यक्ति जो तर्क अनुसार मौजूद नहीं होना चाहिए। चूंकि जुनहाइयो और अन्य वास्तव में जीवित रहने में सफल हो रहे हैं, हमारा लड़का उसे एक और जीवन दान देने का निर्णय करता है। वह उसे इंजार के बारे में चेतावनी देता है और उसे संभालने के लिए कुछ सुझाव देता है। यदि वे इसे सही खेलते हैं तो इंजार उन्हें कुछ उपयोगी देगा। वह चाहता है कि जुनहाइयो यह सलाह तायोन तक पहुंचाए। जुनहाइयोक, जो उलझन में है, पूछता है कि एमसी उनकी मदद क्यों कर रहा है जब वे टेक्निकली प्रतिद्वंद्वी हैं। हमारा हीरो उसके माथे पर मारता है और उसे याद दिलाता है कि वे सब उसी ग्रह से हैं जो तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहा है। वह दयालुता के कारण मदद नहीं कर रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे कुछ भी ना समझ मूर्खों की तरह न मरें। फिर वह विषय बदलता है और समुदाय की स्थिति के बारे में पूछता है। बोर्ड जुनहियोक उसे सूचित करता है कि कुछ खिलाड़ियों ने लड़ाई शुरू कर दी है। हमारे लड़के देख सकते हैं कि अज्ञानता का विस्तार शुरू हो गया है। इसके साथ ही वे अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और वापस लौटते हैं। अब तक सब कुछ सिर्फ ट्यूटोरियल था, लेकिन अब दूसरी मंजिल पर असली भूल भुलैया शुरू होती है। एमसी दरवाजा इस तरह से खोलता है जैसे वह उसी का हो। अंदर गोब्लिन्स तीर, ढाल और तलवारों से लैस होकर इंतजार कर रहे हैं। वह अपना तीर तैयार करता है और उन्हें दिखाने के लिए तैयार है कि उन्हें मनुष्यों से क्यों डरना चाहिए। गोब्लिन्स अकेले अपने आप में शायद ही कोई खतरा है, लेकिन जब वे झुंड में होते हैं तो उनकी सामूहिक मूर्खता किसी तरह उन्हें एक समस्या बना देती है। हमारा नायक एक तीर चलाता है और धनुष वाले गोब्लिन को मारता है, जिससे वह लकवाग्रस्त हो जाता है। इसी बीच तलवार और ढाल से लैस अन्य गोब्लिन अपनी शक्ति दिखाने का फैसला करते हैं, लेकिन हमारा लड़का अपनी ढाल से उसे कुचलता है, फिर अपनी तलवार बुलाता है और उसे चीर देता है। जैसे ही वे सांस लेता है, दो और गोब्लिन उस पर कूद पड़ते हैं, जिनमें से एक बड़ा तलवार पकड़े हुए है। एमसी तलवार को देखता है, अपनी दंडिका बुलाता है और पूरे क्षेत्र को उड़ा देता है। धूल के बैठ जाने पर वह बड़ी तलवार उठा लेता है। यह अभी भी जंग लगी है, लेकिन पहले से थोड़ी कम खराब है। वह एक लकड़ी की ढाल भी उठाता है। अपने उन्नत गियर के साथ वह आगे बढ़ता है। अगले कमरे में रकाराटस की वेदी है। सिस्टम उसे इस खोज के लिए मना और बुद्धिमत्ता में थोड़ी वृद्धि प्रदान करता है। उसे याद आता है कि भूल भुलैया के देवताओं की व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। कुछ दोस्ताना होते हैं, कुछ को कोई परवाह नहीं होती और कुछ खिलाड़ियों को खिलौनों की तरह समझते हैं।
रकाराटस संघर्ष और मृत्यु के देवता हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है कि वह लोगों को पीड़ित होता देखना पसंद करता है। वेदी के सामने खड़े होकर हमारे लड़के को आगे एक भारी मनहूस शक्ति महसूस होती है, जो कि अब तक उसने देखी सबसे शक्तिशाली चीज है। अचानक टायोन का भाग जाने का फैसला पूरी तरह समझ में आता है। शायद यही एक समझदार काम था जो उसने किया। फिर सिस्टम एक चेतावनी देता है कि रकारातास उसे परखना चाहता है। परीक्षण पास करो और इनाम पाओ, जो कि काफी सरल लगता है। हमारा नायक स्वीकार करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर है। उसकी उत्सुकता रकीरदास को आनंदित करती है। लगभग तुरंत रकीरदा का सेवक फेक पूरी तरह से बख्तरबंद होकर उभरता है, बिना किसी दृश्य कमजोरी के। धब्बे फेक समय बर्बाद नहीं करता और हमारे लड़के पर ओवर कंपेंसेटिंग योद्धा के अहंकार जितनी बड़ी तलवार लेकर चार्ज करता है। प्रभाव से मुख्य पात्र की ढाल टूट जाती है। अगर यह ही अवरोध करते समय हो रहा है तो वह भी इसे फेंकने का फैसला करता है। वह गियर बदलता है और दोनों तलवारें निकालता है, उसकी विश्वसनीय जंग लगी हुई और थोड़ी बेहतर जंग लगी हुई तलवारें, और फेक पर झपटता है। उनके हथियार टकराते हैं और हमारे नायक की पकड़ झटकों से बिखर जाती है। दूसरी ओर फेक झपकी भी नहीं लेता। हमारा लड़का समझ जाता है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब योजना भी का समय है। वह पीछे हटता है, फेक को लुभाता है और सही समय पर घूमकर वार करता है। इस बार वह वार कर देता है, लेकिन उसकी तलवार कवच में फंस जाती है। आदर्श नहीं है, लेकिन उसके पास इलाक हथियार तकनीक है जो उसे पास रहने और अपने प्रतिद्वंदी के हमलों को बिगाड़ने की अनुमति देती है। ये पहले भी काम किया था और अब भी काम कर रहा है। कुछ अच्छे वारों के बाद रकीरादास भ्रमित लगता है। एमसी एक कदम पीछे हटता है और यह सुनिश्चित करता है कि देवता एक क्रूर पूरी तरह से लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। ठीक संकेत मिलते ही रकीरादास चीजों को रोचक बनाने का फैसला करता है। वह अपनी अथॉरिटी को सक्रिय करता है और उसकी हस्तक्षेप क्षेत्र सजा के रूप में संकुचित हो जाती है। एक जो अब अधिक बुद्धिमान लगता है, लड़ाई का पुनर्मूल्यांकन करता है। दूसरी ओर हमारा लड़का समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। सेवक अपनी तलवार को अपने कवच पर घुमाता है और तलवार से एक ऊर्जा विकिरण करती है। फिर वह उस हथियार को सीधे एएमसी की ओर फेंकता है। फेक लेबल गायब हो गया है और वातावरण भी बदल गया है। हमारा लड़का समझ जाता है कि उसकी पिछली रणनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी बिना सोचे समझे नहीं है। और नहीं, नौकर झपटता है और हमारा नायक मुश्किल से अपनी तलवार से हमले को रोक पाता है, लेकिन अपनी रक्षा के बावजूद उसे नुकसान होता है। नौकर की हरकतें बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं जैसे पहले के मुकाबले, लेकिन वे तेज, सटीक और सोच समझ कर किए गए हैं। एक ही बेदागा वार से यह मुख्य पात्र को दीवार से टकरा देता है, जैसे कोई अनुभवी योद्धा अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा हो। हमारा नायक मुश्किल से खुद को सीधा रख पाता है। उसके हाथों में हथियार हैं, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इस भूल भुलैया के भीतर हर क्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, और एक बार जब कोई तकनीक एक निश्चित परिभाषा से अधिक हो जाती है तो वह एक कौशल बन सकता है। अगर यह तलवारबाजी इतनी उच्च श्रेणी की है तो वह सीखना। उसकी आंखों में जुनून जल रहा है, क्योंकि वह इसे सीखने का दृढ़ निश्चय करता है। वह मानता है कि नौकर तलवारबाजी में श्रेष्ठ है, लेकिन वह स्वयं केवल एक तलवारबाज नहीं है, वह एक खिलाड़ी। वह केवल तलवार चलाना ही नहीं जानता, वह एक आग का गोला बुलाता है और उसे सेवक की ओर फेंकता है, लेकिन एक तेज वार से नौकर आग की लपटों को काट देता है। जैसे ही अंगारे मिटते हैं, मुख्य पात्र पहले ही गायब हो चुका होता है। सेवक के पास प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय होता है जब हमारे नायक पीछे से हमला करता है और एक ठोस वार करता है। सेवक तेजी से घूमता है और अपनी तलवार घुमाता है। हमारा लड़का अपनी डिफ्लेक्ट स्किल सक्रिय करता है, लेकिन प्रभाव के कारण उसे चोट लग जाती है। वह अपनिया के साथ जवाबी हमला करता है और आगे बढ़ने के लिए अपने प्राप्त नुकसान की परवाह नहीं करता। उसकी निरंतर आक्रामकता फायदेमंद होती है, क्योंकि सिस्टम उसे लगातार अटैक स्किल से पुरस्कृत करता है, लेकिन वह संदेश को अनदेखा कर देता है। उसकी मना कम हो रही है। वह इस लड़ाई को और लंबा नहीं खींच सकता। वह अपनी पूरी ताकत जुटाता है, नौकर की ओर कूदता है और नौकर उसकी गति को दोहराता है। जैसे ही वह वार करने की तैयारी करता है, नौकर की तलवार उसके सीने में घुस जाती है, जिससे उसके अंदर दर्द उठता है। इस बार नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन वह गिरने से इनकार करता है। वह अपनी होल्ड ऑन स्किल सक्रिय करता है और इस घातक वार को निष्क्रिय कर देता है। अपने शेयर विल की ताकत से वह अपनी दोनों तलवारें नौकर के बख्तरबंद गले में घुसा देता है। वह जोर लगाता है और अंत में नौकर का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। वह अपनी सांस रोकता है और देखता है कि नौकर का चेहरा उसके नीचे खुल रहा है। कवच शत्रुता के बजाय यह उसे उसकी बहादुरी के लिए एक दुर्लभ प्रशंसा देता है। फिर जैसे ही प्रणाली नौकर की हार की पुष्टि करती है, उसे अनुभव में वृद्धि मिलती है। उसकी क्षमताएं सुधरती हैं, उसकी स्थिति पूरी तरह से बहाल हो जाती है और उसकी अकेली हमलावर क्षमता उसके अकेले विजय के कारण सक्रिय होती है। वह अपनी स्थिति खिड़की की जांच करता है और देखता है कि उसका स्वास्थ्य और मना बढ़ गए हैं, लेकिन उसकी निराशा के लिए कोई गिरा हुआ आइटम नहीं है। फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। रकीरादास लड़ाई से संतुष्ट है और उसे इनाम देने का फैसला करता है। एमसी के सामने एक लाल धब्बेदार तलवार प्रकट होती है, जो कि रकीरादास की समारोहिक है। तलवार जिसका रंग पिछले बलिदानों के खून से गहरा हो गया है। वह इसे मुश्किल से ही मान पाता है, क्योंकि दूसरी मंजिल पर इस स्तर का हथियार मिलना अनसुना है। अंततः दुर्लभ सौभाग्य, लेकिन इनाम यही नहीं रुकते। उसे संघर्ष का प्रमाण कौशल भी मिलता है, जो एक शक्तिशाली क्षमता है जो जितने अधिक दुश्मन वह पराजयों पर विजय के साथ, जब वह सब कुछ समझने की प्रक्रिया में है, जमीन कम कंपाने लगती है। एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट होती है और उसे बताती है कि रकीरदास ने एक धर्मदूत अनुबंध का प्रस्ताव बढ़ाया है। हमारे लड़के को नहीं पता कि एक धर्मदूत अनुबंध क्या है और इसके बारे में कोई उपयोगी मार्गदर्शिका भी नहीं है। वह जमीन पर बैठकर सोचता है कि रकीरदास को एक दंड लगा है जो उसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है,
पता चला कि देवताओं को भी परेशान करने वाले नियमों से जूझना पड़ता है, और फिर भी राकीरा दास उसे अपना प्रेरित बनाने के लिए यह नुकसान उठाने को तैयार है। यह एक अच्छा प्रस्ताव है, सिवाय इसके कि राकीरा दास खैर फिर भी एक देवता है। एमसी अपने क्वेस्ट्स को अपनी मर्जी से कर रहा है, इसलिए उसे यकीन नहीं है कि यह सौदा उसके लिए अच्छा रहेगा। पूरा शाश्वत सेवक का मामला मजेदार नहीं लगता, इसलिए वह इसे ठुकरा देता है। शुक्र है राकीरा दास गुस्सा नहीं होता। इसके बजाय एक उपखोज सामने आती है जो चाहती है कि वह दूसरी और तीसरी मंजिल पर सभी दुश्मनों को मार डाले और उसे इनाम मिले।